Recording stopped. Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। ठीक है सर। जी, तो आज के लेक्चर में हमने वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पावर और उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट अब हम सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी को कवर करेंगे। तो सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी इसलिए ये सिलेबस का हिस्सा है एक अलग हेडिंग के तौर पे, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस पे। कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। और 21st सेंचुरी इसके साथ इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सिक्योरिटी की जो एक डायनामिक्स है वो चेंज हुई है ओवर टाइम। और जो पिछले एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी समझी जाती थी उससे अभी आज की सिक्योरिटी 21st सेंचुरी की सिक्योरिटी जो आगे फ्यूचर की सिक्योरिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो था ख़ास तौर पे एक नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर, वो सॉवरेनिटी के ऊपर बेस्ड था, वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, वो एक टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के ऊपर बेस्ड था कि आपकी जियोग्राफिकल सॉवरेनिटी और जियोग्राफिकल आपकी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। सो एक सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट एक था जिसकी जिसको हम कन्वेंशनल सिक्योरिटी कह सकते हैं। लेकिन अभी आज के दौर में सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इवॉल्व हुआ है, सिक्योरिटी के डायनामिक्स इवॉल्व हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। उसमें जो आपके पास जो रीजंस हैं उसकी रीजंस आप कह सकते हैं कि एक जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई है आपस में, इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है आपस में, मुल्कों की पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है, नॉन स्टेट एक्टर्स की अदर नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक कोऑपरेशन भी है, और बीच में कंपटीशन भी कई जगहों पे आ जाता है। सो जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं वो हमारे सामने आए हैं कुछ अरसे में, और इसमें अगर आप इसको समरी में बयान करें तो क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो आपके पास इम्पैक्ट्स हैं कैपिटलिज्म के कह लें या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कह लें, और उसके पास जो आपके डिजीज़ेज़ हैं डिफरेंट वो हैं, साइबर थ्रेट्स हैं। तो ये कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऐड हुए हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर एक एम्फेसिस अब पहले से ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, रिलीज़ किया 2021 के एंड पे शायद, तो उसमें एक कंप्लीट फोकस हमें नज़र आता है ह्यूमन सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के दरमियान में एक ओवरलैपिंग नज़र आती है, और ह्यूमन सिक्योरिटी को एज नेशनल सिक्योरिटी उसमें बयान किया गया है। सो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है उसमें, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स है जो पहले भी ज़ाहिर थी, और उसमें एक नेशनल सॉवरेनिटी का भी वो हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, कि उनको अच्छी लाइफ देना और उनको सेहत की सहूलियात, एजुकेशन की सहूलियात, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी सिक्योरिटी। यानी अगर आप एक स्टेट एक बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो वो ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर रही। अगर आप एक स्टेट के अंदर बहुत सिक्योरिटी के उसमें ज़ुमरे में आती हैं, उसकी एम्बिट में आती हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा चैलेंज के तौर पे सामने आ रही है। हैकिंग भी उसका हिस्सा है, लेकिन ये हैकिंग से एक आप कहें कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, लेकिन ये कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो सकती है, स्टेट लेवल के ऊपर भी हो सकती है। तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो भी नए हैं, क्योंकि उसकी उसकी वजह अगेन क्या है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा हमारे पास सामने आई है। तो फिर एक क्योंकि ऑटोमेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट सिक्योरिटी के जो अपैरेटस है उसके अंदर भी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी ये एक लिंक करती है साइबर सिक्योरिटी। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपके इलेक्शंस फॉर एग्जांपल है, इलेक्शन मैनिपुलेशन अगर होती है साइबर चैनल्स के थ्रू, तो वो भी एक सिक्योरिटी के लिए
थ्रेट है। इसकी एक एग्जांपल आप यूएस का इलेक्शन 2016 का गालिबन, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए थे, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए थे अमेरिका के अंदर कि ये इसमें रशिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी एक सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक इंडिविजुअल्स की भी आ जाती है और स्टेट की भी आ जाती है, जो ख़ास तौर पे न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अगर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास कुछ इस तरह की एक्सेस, डिजिटल एक्सेस आ जाती है, तो वो एक थ्रेट है। वो एक साइबर थ्रेट से हट के वो फिर एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए भी वो थ्रेट हो सकता है। फिर इसी तरह आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर का भी सुना हुआ होगा। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि साइबर के साथ लिंक्ड है, और ये नेशंस को एक इसके बारे में भी सोचना पड़ता है, इसके बारे में भी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। फिर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एक ट्रांसनेशनल कंसर्न है, एक ट्रांसनेशनल इशू है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गई, या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, या आप इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर्स को शामिल करेंगे। ये वो इश्यूज हैं जो किसी एक स्टेट के साथ लिंक्ड नहीं है, इसके अक्रॉस द बॉर्डर इसके इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है और इंडिया है, तो आपस में जितनी मर्जी उनकी दुश्मनी हो, उन्हें किसी न किसी स्टेज पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से उन्हें कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये दोनों नेशंस के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए और दोनों कंट्री के लोगों के लिए ये एक सिक्योरिटी का थ्रेट है। इन इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। इसमें आपने हेडिंग्स को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हेडिंग्स इसके साथ कवर कर सकें। जो अगर इसमें कुछ चीज़ें मैंने मिस की हैं तो भी आप उसको अपने उसमें शामिल करें, और सिक्योरिटी के कोई उसमें आपके पास जो हेडिंग्स हैं वो मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑब्वियसली एक किसी भी मुल्क की बुनियाद, उसके जो उस स्टेट की उसको रन करने में इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और उसमें ना सिर्फ स्टेट के अंदर, बल्कि एक जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना है हमारे पास, इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरडिपेंडेंस है हमारे पास, उसकी वजह से एक स्टेट की इकोनॉमिक सिक्योरिटी लिंक हो गई है दूसरी स्टेट की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ। जिस तरह आपने शायद सुना हो, पाकिस्तान के बारे में डिफॉल्ट करने की बात हो रही थी, तो एक लॉजिक ये दिया जाता है कि पाकिस्तान इज़ टू बिग टू फेल, कि ऐसा इंटरकनेक्टेडनेस के जो ज़माना है उसमें अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से बाकी सारी स्टेट्स को भी एक उसकी वजह से नुकसान होगा। तो ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना सिर्फ विद इन स्टेट है, बल्कि इंटरकनेक्टेडनेस और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये दूसरे मुल्कों तक भी फैलती है। फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, या अगर एक मेजर पावर के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जिस तरह 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ा था। अभी जब पैंडेमिक को हमने देखा तो एक बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन के इश्यूज सामने आए। चाइना जो बहुत ज़्यादा दुनिया डिपेंडेंट हो चुकी थी, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है चाइना को, तो ये यहाँ से जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और ख़ास तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स के हिस्से जो है वो ख़ास मुल्कों में दरामद किए जाते हैं। तो अब आप देखें कि किसी एक मुल्क में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसका रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा होता है, उसके लिए मशीनरी कहीं और से आ रही होती है, वो कहीं और बन रही होती है, एक्सपोर्ट कहीं और हो रही होती है। तो एक ही चीज़, एक मोबाइल को बनाने के लिए चिप कहीं और से आ रही होती है, उसकी स्क्रीन कहाँ से आ रही होती है। तो ये एक जो सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कोविड के दरमियान में आया था, तो ये भी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। अगेन ये लिंक्ड है स्टेट के साथ भी और इंडिविजुअल्स के साथ भी। फिर हेल्थ सिक्योरिटी या पेंडेमिक्स की अगर आप बात करें तो वो उसका रीसेंट क्राइसिस हमने सब ने देखा कि उसके कितने इम्पैक्ट्स आए हैं और उसका एक बहुत ज़्यादा असर पड़ा है दुनिया के ऊपर। एक प्रोटेक्शनिज्म हमने दोबारा देखा कि जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो मुल्कों ने ये सोचा कि हमारे पास जो हम डिपेंडेंट है, ओवरली डिपेंडेंट है दूसरे मुल्कों पे, तो ये हमें इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर ट्रेड डिस्ट्रप्शंस ज़्यादा हुई और एक जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कुछ मुल्कों ने करना शुरू कर दिया। फिर एक जो 21st सेंचुरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस का है। ये 90s के एंड पे एक बहुत ज़्यादा, जब कोसोवो और सर्बिया की आपस में जब जंग हुई तो उसमें नेटो ने बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस की। तो उसका प्रिंसिपल था, ऑल्दो कि ये सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल के डायरेक्टली अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को कैरी आउट किया गया और बॉम्बिंग की गई नेटो की तरफ से डिफरेंट बल्कान रीजन्स के अंदर। तो ये भी एक जो है वो एक इशू है
कि अगर एक मुल्क के अंदर फॉर एग्जांपल एक स्टेट है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, स्टेट टेररिज्म की जिस तरह हम बात करते हैं, या किसी एक एथनिसिटी के खिलाफ दूसरी एथनिसिटी अगर जेनोसाइड कर रही है, तो वो भी उसको एक ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर उसको लिया जाता है कि उसमें ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होनी चाहिए। उसमें डिबेट है बहुत ज़्यादा कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे इसमें जो वर्ल्ड पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल चाइना की अगर आप मिसाल लें तो चाइना सॉवरेनिटी में ज़्यादा बिलीव करता है और बाकी जो इंटरनल इश्यूज हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करता स्टेट टू स्टेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेकिन अगर आप अमेरिका की मिसाल लें, जो इसमें अगर आप कंपेयर करें B3W फॉर एग्जांपल यूएस का और BRI चाइना का, तो BRI की कंडीशंस नहीं है स्टेट्स के लिए, लेकिन B3W के अंदर खास ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, विमेन राइट्स के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से ये उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि उन चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा, तब कोऑपरेशन होगी यूएस की दूसरे मुल्कों के साथ। फिर ट्रांसनेशनल थ्रेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग को एक ट्रांसनेशनल थ्रेट के तौर पे लिया जा सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक ट्रांसनेशनल थ्रेट के तौर पे आप इसके अंदर ले सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गए। अभी आपने पीछे कुछ अर्सा पहले देखा कि यूनान ग्रीस के अंदर जब एक ट्रेजिडी हुई, बोट ट्रेजिडी, तो पूरी दुनिया ने उस चीज़ को महसूस किया। फिर रिफ्यूजी क्राइसिस है, टेररिज्म है सबसे बड़ा थ्रेट ट्रांसनेशनल इश्यूज के अंदर। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नो डाउट ये पहले भी थे, ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना 90s के बाद जब ये बहुत ज़्यादा इमर्ज किया तो उससे पहले भी ये इश्यूज थे, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा एक कह लें कि इंटेंसिटी बढ़ गई है, या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की बढ़ गई है। फिर एक और जो सिक्योरिटी का कंसर्न है 21st सेंचुरी के अंदर, वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का भी है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से मुराद ये है कि जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जो डिक्लेयर्ड स्टेट्स हैं, ये उन्हीं तक महदूद रहने चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उनका एक ये कंसर्न हमेशा से रहा है कि कम से कम मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। कोई भी मुल्क अगर मजीद फॉर एग्जांपल ईरान की आप बात करें तो पूरी कोशिश यही रहती है कि नए मुल्कों को इस चीज़ से रोका जा सके कि वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बड़ा थ्रेट है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से है कि अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स या टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी किसी ऐसी स्टेट के पास चले जाते हैं, या कुछ ऐसे किसी एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाते हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न पैदा हो जाता है। रिसेंटली इंडिया के अंदर यूरेनियम की एक थेफ्ट का एक वाक़या हुआ था, तो उसको पाकिस्तान ने काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश की। 2003 के अंदर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एक एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा था इंटरनेशनल लेवल पे, जब एक नेटवर्क डिस्कवर हुआ जिसके ताल्लुकात थे लीबिया के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ, और उस पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का एक इल्ज़ाम था। तो पाकिस्तान को अपने वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट को सैक करना पड़ा था, और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इशू एक बना था कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है या नहीं है। सो इस तरह के जो इशूज़ हैं वो 21st सेंचुरी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। फिर एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि एक नेशन की ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है। उसकी रीज़न ये है कि अब इकोनॉमी पूरी की पूरी किसी भी नेशन की, किसी भी मुल्क की, वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एनर्जी सप्लाई चलती रहेगी तो वो मुल्क अपने उसके जो लोग हैं उनके लिए भी वो डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, मुल्क की इकोनॉमी चलती रहेगी और मुल्क एक फेल्ड स्टेट की तरफ नहीं जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी लिंक्ड है जो आजकल की सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं उसके हवाले से। अगेन इन चीज़ों में आपने थोड़ा सा याद ज़्यादा करना होगा ताकि आपकी हेडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बने। नॉर्मली ये हेडिंग्स काफ़ी हैं, एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपने 7 पेजेस अगर आपने लिखने हो तो थोड़ा बहुत आप इसके अंदर एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये आपका एक इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर अगेन एक और इसी तरह का क्वेश्चन है जिसको आपने याद ज़्यादा करना है, समझना इतना ज़्यादा शायद ना पड़े आप लोगों को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है, IR का सब्जेक्ट से स्पेसिफिक है, इसमें एनालिसिस वाली बात नहीं है, ये एक पुराने स्टाइल का एक क्वेश्चन जिस तरह से होते हैं, तो ये उसमें से एक है। इसके अंदर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं कि एक फॉरेन पॉलिसी, कोई मुल्क उसकी एक कोई भी मुल्क है उसकी फॉरेन पॉलिसी को क्या चीज़ें शेप करती हैं, और या वो अपनी फॉरेन पॉलिसी किन चीज़ों के ऊपर शेप करता है। एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं जो एक मुल्क की
फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और इंटरनल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को शेप कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रेंथ्स हैं, किसी भी मुल्क की स्ट्रेंथ्स होती हैं जिनके ऊपर बेस करके वो एक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, और कुछ वीकनेसेस होती हैं या कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनको उस जो अपना उसका कैलकुलस होता है फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस के अंदर, उसको उसके अंदर शामिल करना पड़ता है। सो फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज डिसीजंस एंड एक्शंस इन इट्स इंटरैक्शंस विद अदर स्टेट्स एंड इंटरनेशनल एक्टर्स। सबसे पहले क्या चीज है? रियलिज्म का कॉन्सेप्ट, नेशनल इंटरेस्ट, के कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी कीमत पे। कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं? उसके अंदर उसकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो सकती है, उसके अंदर उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, या उसके अंदर उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। वैल्यूज से क्या मुराद हो सकता है यहाँ पे? वैल्यूज से मुराद आप रिलीजन को भी ले सकते हैं, आप उसके हिस्टोरिकल जो एक खास एक नेशन का अपना एक बेस होती है उसको आप ले सकते हैं, या आप इकोनॉमिक सिस्टम जिस तरह से कैपिटलिज्म है, ये डेमोक्रेसी है, ये भी वैल्यूज के अंदर आप इसको ले सकते हैं कि नेशंस इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। फिर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस जो होती हैं वो एक फॉरेन पॉलिसी को शेप करती हैं। वो किस तरह से थ्रेट्स, वो डिफरेंट थ्रेट परसेप्शंस हो सकती हैं किसी भी मुल्क की। इसके अंदर आपने कुछ एग्जांपल्स ऐड करते जाना है। अगर आप जब आप एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे या करंट अफेयर्स को जब आप स्टडी करेंगे तो आपके पास ऐसी एग्जांपल्स आ जानी चाहिए जो आप इस हर इशू के साथ कोट करेंगे। और आपने बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, हेडिंग देनी है, 2 से 3 लाइनें लिख के एक एग्जांपल अगर आपको आती है तो कोट करनी है, नहीं आती तो भी आपने थोड़ा सा इसके अंदर लिख के और आपने नेक्स्ट हेडिंग पे चला जाना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेडिंग्स हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हेडिंग्स शामिल होनी चाहिए। इसमें सिक्योरिटी में डिफेंस आ जाता है, और रीजनल सिक्योरिटी भी इसके अंदर आ जाती है, ग्लोबल सिक्योरिटी भी इसके अंदर आ जाती है। रीजनल सिक्योरिटी छोटी स्टेट्स के लिए होगी, ग्लोबल सिक्योरिटी सुपर पावर्स के लिए, फॉर एग्जांपल यूएस है तो उसको ग्लोबल सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न रहता है। वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचता, वो ग्लोबल सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी के साथ लिंक करता है। वो कहता है कि दुनिया के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ट्रेड है, पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड चल रही होगी तो वो यूएस की सिक्योरिटी के लिए भी सिग्निफिकेंट है, और अगर उसमें कोई डिसरप्शन आएगी तो यूएस उसको अपनी सिक्योरिटी के साथ लिंक करता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ट्रेड, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को शेप करती हैं। इसमें फिर कई दफ़ा कुछ ले दे की पॉलिसी भी आ जाती है, और कई दफ़ा आपने किसी एक चीज़ को अहमियत देनी होती है, कई दफ़ा आप किसी दूसरी चीज़ को अहमियत देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अगर आप एग्जांपल लें चाइना के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना की आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई थी पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर। लेकिन अभी चाइना का जो इन्फ्लुएंस जैसे जैसे बढ़ा है तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो फॉरेन पॉलिसी कैलकुलस है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और उसने यूएस के साथ पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है चाइना के साथ, लेकिन वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा एक कह लें कि बैकफुट पे रखा है, और अपनी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को उन्होंने फ्रंट पे रखा है, ताकि वो जो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से वो परेशान है। तो क्वाड में उन्होंने शमूलियत की है, और साथ में न्यूक्लियर सबमरीन्स का मुआहदा भी उन्होंने यूके और यूएस के साथ किया है। फिर आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। ये इंटरनल ज़्यादातर होते हैं मुल्क की, जो आइडियोलॉजिकल कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं या उसकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, जो इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल क्या हो सकती हैं? पाकिस्तान की अपने जो एक कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड एक फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, और एक्सटर्नल क्या हो सकती है? यूएन के अंदर फॉर एग्जांपल जो आपको कंडीशंस नज़र आती हैं जी सी बस, तो वो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप करती हैं। फिर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा शेप हुई है हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की वजह से। अफगानिस्तान एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया, शुरू के जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, तो जिसकी वजह से हमें एक थ्रेट था, हमारी परसेप्शन ये थी कि हमारे जो हमें एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है, तो उसकी वजह से फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी एक खास तरफ गई। उसमें फिर हमारा यूएस के साथ जो एक अलायंस है उसको भी जो काफ़ी ज़्यादा जो एनालिस्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान को जो थ्रेट्स थे अपने डिफ़िकल्ट नेबरहुड की वजह से, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने फिर एक एक्वायर किया यूएस एड को और वेपन्स, और इस तरह से यानी ये यूएस के कैंप में तब पाकिस्तान शामिल हुआ।
फिर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स वो होते हैं, एक तो आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, और फिर उस जियोग्राफी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हमें थ्रेट भी है और हमें एडवांटेजेस भी हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी शेप होती है। अलायंसेस और पार्टनरशिप्स, ये एक स्टेट जो है वो सीक करती है अलायंसेस और पार्टनरशिप्स, तो उसकी वजह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मॉडिफाई करती है या चेंज करती है, या वो उसको इन्हेंस करती है पार्टनरशिप्स को, या उसको कोई थ्रेट परसेप्शन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी ऑस्ट्रेलिया की क्वाड की, तो उसमें फिर आपकी ये जो अलायंसेस हैं ये शेप करती हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को। इसी तरह आपकी पार्टनरशिप है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या आपकी मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स हैं, अलायंसेस हैं, या आपके कॉम्पैक्ट्स हैं, आपके मुआहदे हैं, तो वो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और उनको सीख करते हुए फिर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप भी करते हो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रीटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के एक डिटर्मिनेंट है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपकी मुल्क के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, ये भी आप फॉर एग्जांपल इसराइल की अगर आप एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक सेंटिमेंट है कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तो ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करती हैं। लीडरशिप स्टाइल, अब इसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज जो है वो उनके हमने एलिमेंट्स शामिल किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इंटरेस्ट है तो वो आपका आ जाएगा रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं तो वो आपका लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से आ जाएगा, अगर आपका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और आइडियोलॉजी और कल्चरल फैक्टर्स हैं तो आपके कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ आ जाएंगे। लीडरशिप स्टाइल है तो वो आपका एक इंडिविजुअलिस्टिक जो एनालिसिस होता है, पर्सनल लेवल एनालिसिस होता है, उसके ऊपर आ जाता है कि आपका जो द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, उसमें हिटलर की आप एग्जांपल ले लें, स्टालिन की आप एग्जांपल ले लें, और उसके अलावा ट्रंप की रिसेंट एग्जांपल है कि जिस तरह दोबारा उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को जो हमारी एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट प्ले द पार्ट ऑफ अ ग्लोबल पुलिसमैन, तो हम नहीं ये इस तरह से करना चाहते। तो लीडरशिप स्टाइल भी इसके अंदर एक फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जितनी आपकी मईशत स्ट्रांग है उसके हिसाब से आप एक आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी अपनी बना सकते हैं। इंडिया इसमें बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा उसका क्लाउड, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है दुनिया में, तो उसमें एक उसकी रीज़न जो, एक तो चाइना का काउंटर बैलेंस भी है ऑब्वियसली, लेकिन एक उसकी इकोनॉमी भी है, उसकी पॉपुलेशन उसको बहुत ज़्यादा कर रही है, ये भी एक फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो ट्रेड वॉल्यूम कितना है आपका, टेक्नोलॉजी आपकी कितनी अच्छी है, आप कितने आपके अच्छे ताल्लुकात हैं इकोनॉमी के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से दुनिया के साथ। मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ऑब्वियसली आप कितने मिलिटरीली स्ट्रांग हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। अगर आपकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जिस नेबरहुड में आप हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप अलायंसेस को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, लेकिन अगर आप मिलिटरीली थोड़े वीक हैं तो फिर आपको अलायंसेस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स इसके अंदर मैटर करते हैं। मल्टी कल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी, आपका मुल्क यूरोप की यहाँ पे बड़ी अच्छी मिसाल है कि आपकी डिफरेंट नेशंस हैं। स्विट्जरलैंड फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो वहाँ पे 4-5 लैंग्वेजेस हैं जो बड़ी प्रोमिनेंटली बोली जाती हैं, जिसकी वजह से उनके डिफरेंट रीजन्स का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंट मुल्कों के साथ। अगर आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है तो उसकी वजह से आपके फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट तरीके से शेप होगी। अगर आपकी होमोजिनिटी ज़्यादा है तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक स्टाइल डिफरेंट होगा। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑब्वियसली एक फैक्टर है। रिसोर्सेज कितनी है आपके पास, अगर रिसोर्सेज कम है तो आप कोशिश करोगे कि दूसरे मुल्कों के साथ आप ताल्लुकात ज़्यादा बनाओ ताकि आपको वहाँ से रिसोर्सेज मिलें, या अगर आपको एक ख़ास कोई आपकी इंडस्ट्री है जिसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो फिर आप देखोगे कि किस मुल्क के पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके साथ आप अच्छे ताल्लुकात की कोशिश करोगे और थोड़ा बहुत आपको उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी का एक फैक्टर आ जाएगा। पब्लिक ओपिनियन, आपके मुल्क के अंदर क्या पब्लिक ओपिनियन चल रहा है, सेंटिमेंट क्या है। ऑल्दो कि ये फिर अगेन एक बात आ जाती है कि आप अब कैलकुलस के अंदर आपने इक्वेशन आपने जब एक बनाई है तो उसके अंदर आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल हमेशा से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट हमेशा प्रिवेलेंट रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ आप कह लें कि एक अलायंस तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन अच्छे रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, या एटलीस्ट आप एक कोऑपरेशन की यहाँ पे नज़र आती है आपको। उसमें जाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी रहे हैं, लेकिन स्टेट पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाके भी कई दफ़ा ताल्लुकात बनाती है। लेकिन अगर आप किसी और मुल्क के पब्लिक ओपिनियन, इसराइल की अगर बात करें तो किसी गवर्नमेंट में पाकिस्तान में ये पावर नहीं है कि वो इसराइल को तस्लीम कर सके। रीजनल
स्टेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मीडिया और कम्युनिकेशन, ग्लोबल हेल्थ इशू, एनर्जी सिक्योरिटी मैंने आपको बढ़ा दिया, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो है वो आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है दुनिया के अंदर। अगर आपकी आबादी ज़्यादा है, अगेन इंडिया की एग्जांपल है कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया, तो उसका एक तो इम्पैक्ट ये है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है जिसके अंदर दूसरे मुल्क इन्वेस्ट करना चाहेंगे। दूसरा फिर उनका एक बहुत ज़्यादा डायस्पोरा बहुत ज़्यादा होगा, इंडियंस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाउड है इंडिया का, तो वो एक आबादी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। नेक्स्ट नेशनल इंटरेस्ट है आपका। नेशनल इंटरेस्ट एक प्योरली आप कह लें कि रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको दूसरी थ्योरीज भी जो है वो एक्सप्लेन इस तरीके से करती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जब आप रियलिज्म के हवाले से बात करेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट को आप डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे, जब आप लिबरलिज्म की बात करेंगे तो फिर आप नेशनल इंटरेस्ट को अलग तरीके से परसीव कर रहे होंगे। ये क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड प्रायोरिटीज दैट अ सॉवरेन स्टेट कंसिडर्स एसेंशियल टू इट्स वेल बीइंग, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर? आपके कुछ खास मकासद हो सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, तरजीहात हो सकती हैं, या आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो आप डिफाइन करते हो जिनको कि आपने ये हासिल करने हैं, और इनका मकसद क्या होता है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये स्टेट, सॉवरेन स्टेट की सिक्योरिटी के लिए और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें सर्वाइवल भी आ जाता है, इसके अंदर सिक्योरिटी आ जाती है, इकॉनमी आ जाती है, डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो मेन इसका एक जो रियलिज्म के नज़दीक इसका सबसे मेन कंसर्न है नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से, वो सिक्योरिटी है। सबसे ज़्यादा एक स्टेट को जो एक ज़रूरत होती है, ये जिसके ऊपर फोकस होता है, वो उसकी सिक्योरिटी है। इसके अंदर एक मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो ये कहती है कि इंसान सबसे ज़्यादा जब जिस चीज़ की जिसको फिक्र होती है ना, वो उसकी अपनी सर्वाइवल की फिक्र होती है। उसके बाद फिर वो अपनी एक शेल्टर की बात करता है। सबसे पहले वो अपने जो बेसिक उसकी नीड्स हैं जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो उनके बारे में सोचेगा। उसके बाद फिर वो अपने शेल्टर को बिल्ड करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद वो प्रॉस्पेरिटी वाली जो नीड्स हैं, फिर सबसे ऊपर आ जाती है वो आपकी जो एक साइकोलॉजिकली आपको चीज़ें जो करती हैं आपकी वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है, वो आ जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ आएगी? सिक्योरिटी आपकी आ जाएगी, सेफ्टी और सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट और उसके सिटीजन्स भी अगेन कुछ स्टेट्स के लिए सिटीजन्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, कुछ स्टेट्स सिटीजन्स को सेकेंडरी लेवल की इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। वो एक ख़ास स्टेट की अपनी सॉवरेनिटी, स्टेट की अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और सिटीजन्स की वेल बीइंग के ऊपर उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। इनको आप कहते हैं सिक्योरिटी स्टेट्स। फिर इसमें जो स्टेट्स क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा इनको होता है एक्सटर्नल थ्रेट्स से ज़्यादा इनको डील करने की कोशिश करती हैं, और नेशनल इंटरेस्ट उसके ऊपर बेस्ड होता है कि आपका एक्सटर्नली जितने भी थ्रेट्स हैं आपने उनको सबसे पहले काउंटर करना है। किसी तरफ से अगर मिलिट्री एग्रेशन है तो फिर आपने उसको काउंटर करने की कोशिश करनी है। अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आपने करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसमें फिर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में अगर आप बात करें तो डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट इसके अंदर पॉलिसीज हो सकती हैं। मैंने आपको शायद एग्जांपल दी थी कि रशिया की एक अपनी ही एक डिफेंस की स्ट्रेटजी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन इन्वेजन्स। नेपोलियन की आप मिसाल लें, नेपोलियन ने जब इन्वेड किया रशिया को, या हिटलर ने भी जब इन्वेड किया रशिया को, तो रशियंस ने एक स्कॉर्च अर्थ एक टेक्निक इस्तेमाल की, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी जो बॉर्डर एरियाज थे उन सारी जगहों को, वहाँ पे जो जितनी भी रिसोर्सेज थी, जितनी भी फसलें थी, जितने भी वो आर्मी के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज थे, उन सबको जलाना और तबाह करना शुरू कर दिया और पीछे हटना शुरू कर दिया। सो दे अलाउड हिटलर एंड इट्स फोर्सेज एंड नेपोलियन एंड इट्स फोर्सेज टू कम इनटू इनसाइड रशिया। और जब वो काफ़ी डीप आ गए तो उसके बाद उन्होंने उनको जो है वो डिफेंस अपना किया। उसमें वेदर भी उनको पता था कि जब वेदर की कंडीशंस आएंगी, अगेन जो नेपोलियन की जो आर्मी थी वो भी, और जो हिटलर की आर्मी, दोनों वेदर का बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल था। सो उनका एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का एक अपना एक तरीकाकार है जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं जब बहुत ज़्यादा उनके मुल्क की बात आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान का एक डिफरेंट है। पाकिस्तान कहता है कि हम 1 इंच भी सीड नहीं करेंगे अपनी टेरिटरी। हमारे लिए क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम है, तो पाकिस्तान इसको एक डिफरेंट तरीके से परसीव करता है।
फिर नेशनल इंटरेस्ट और क्या चीज़ आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसमें आपको अगेन चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉमन नजर आएंगी जो आपको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर और फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स के अंदर नजर आ रही है। उसकी रीजन ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो उसका बेसिक मकसद आपका नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, नेशनल इंटरेस्ट को इनहेंस करना होता है या उसको प्रमोट करना होता है दुनिया के अंदर। तो इसकी वजह से फिर आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो जाए, इसको इनहेंस करना एक नेशनल इंटरेस्ट का एक हिस्सा है। उसमें नेशंस क्या करती हैं, ट्रेड को प्रमोट करती हैं, उसके बाद रिसोर्सेज को, एनर्जी को, इकोनॉमी को बिल्ड करने की कोशिश करती हैं इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आ गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत ज्यादा। अब देखिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है उसके अंदर 3 चीजें मेन शामिल हैं। उसमें एक तो यानी पाकिस्तान कब न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। पहला पॉइंट उसके अंदर यह है कि लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट टेरिटरी। अगर हमारे दुश्मन की फोर्सेस बहुत ज्यादा अंदर तक आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारा सिग्निफिकेंट टेरिटरी कैप्चर हो जाती है, तो पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट उसके अंदर ये है कि अगर हमारे दुश्मन एक मेजर सिटी हमारी कोई कैप्चर कर लेते हैं, जैसे बॉर्डर के ऊपर लाहौर है, तो वो भी उस सूरत में भी पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। तीसरा पाकिस्तान के पास पॉइंट ये है या पाकिस्तान उसको परसीव करता है कि अगर हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा थ्रेट करने की कोशिश की गई, चोक करने की कोशिश की गई हमारी इकोनॉमी को, तो उस सूरत में भी हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। और फिर एक जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को ये लगा कि इतनी हद तक जा चुका है हमारा दुश्मन कि अब हमारे लिए स्टेबिलिटी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहा, तो वो भी हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर आती है कि हम उस सूरत में भी वेपन्स यूज करेंगे। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करने में। उसकी वजह यह है कि एक सॉवरेनिटी स्टेट की मेंटेन ही तब होती है जब उसके अंदर एक सॉवरेन गवर्नमेंट उसके अंदर मौजूद होती है, स्टेट के अंदर एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और कंट्रोल मौजूद होता है। जब ये नहीं होती तो फिर एक स्टेट फेल्ड स्टेट की तरफ जाती है और उसका एक जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाता है। फिर कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करना भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा समझा जाता है। यानी पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि उसकी जो अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी है, ऑल्दो उसमें किसी हद तक डिबेट मौजूद है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये आपके सामने ही है कि हमारी एक मुस्लिम आइडेंटिटी है, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक हिस्ट्री है जिसके साथ हम उसको लिंक करते हैं अपने हमारी जो एस्पिरेशंस हैं उसको। तो पाकिस्तान उसको भी प्रोटेक्ट करने का नेशनल इंटरेस्ट के अंदर शामिल करता है। इसी तरह बाकी नेशंस को अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह से अपने जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट का उसके अंदर शामिल करती हैं। अपनी वैल्यूज को प्रमोट करना भी स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा समझती हैं। जिस तरह से यूएस का मैंने आपको बताया कि उनके जो अपने एक उनकी एक परसेप्शन है, वो डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं दुनिया को। वो समझते हैं कि दुनिया के अंदर अगर ह्यूमन राइट्स की अब्यूज हो रही है तो वो अपना उसको एक समझते हैं, अपना कंसर्न उसको समझते हैं, उसके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर उसको शामिल करते हैं। सो ये डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट नेशंस का एक डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है। इसके अंदर कुछ एक आ जाता है टेम्परेरी नेशनल इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ जाता है, कुछ एक परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ जाता है। परमानेंट क्या होगा, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वगैरह आ जाएंगी, और जो आपका टेम्परेरी आएगा तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि उस मौके के ऊपर आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से प्रोमोशन ऑफ वैल्यूज़ हो गई, रीजनल इन्फ्लुएंस को स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिस्सा समझती हैं। इंडिया की अगेन मैं आपको तकरीबन हर एक हेडिंग के साथ एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन हेडिंग्स के साथ मैं आपको यहाँ पे, अब जाहिर है ऑब्वियसली हर चीज़ मुझे इस तरह से याद तो नहीं हो सकती, तो जिन हेडिंग्स में आपको मैं एग्जांपल कोट नहीं कर रहा, आपने उनके साथ कोशिश करनी है कि लाजमी आप उसके साथ किसी न किसी मुल्क की है जो एग्जांपल ज़रूर कोट करें। वो कंटेम्परेरी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, वो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपके जो आपका पेपर है उसकी वेट को, आपके आंसर के वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और जाहिर है जब आप ये एग्जांपल्स देंगे तो आप इसके अंदर हर बंदे की अपनी एक यूनिक एक स्टडी होगी, यूनिक जनरल नॉलेज होगा, तो ये आपकी यूनिकनेस को बढ़ाती है। यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो एक एग्जामिनर को पता होगा कि इस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एक डेप्थ के साथ चीज़ों का कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा आइडिया है। रीजनल इन्फ्लुएंस की अगर आप बात करें तो इंडिया को आप इस वक्त देख सकते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा अपना रीजनल इन्फ्लुएंस को एनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पे इंडियन ओशन के अंदर अब उसका एक जो है वो डीप सी
या ब्लू नेवी के साथ वो उसको अपनी पावर को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह साथ वाले मुल्कों के ऊपर वो अपना एक क्लाउड मेंटेन करने की कोशिश करता है। चाइना उसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है। चाइना ने जैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया BRI के जरिए से, CPEC के जरिए से, ट्रेड के जरिए से, तो ये भी एक उसका उसको वो अपने एक नेशनल इंटरेस्ट के अंदर लेके आते हैं, खास तौर पे उन मुल्कों के अंदर जहां से चाइना को लगता है कि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो मिडल ईस्ट हो या अफ्रीका हो, तो उसको वो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी के कैलकुलस के अंदर और उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा समझते हैं। उसके बाद अलायंसेस और पार्टनरशिप्स, ये भी नेशनल इंटरेस्ट का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा स्टेट्स समझती हैं। उसकी वजह सिक्योरिटी और इकोनॉमी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। जितनी आपकी अलायंसेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब है इतनी आपकी सिक्योरिटी अच्छी है। जितनी आपकी अलायंसेस या मल्टीलैटरल आपकी कोऑपरेशन दुनिया में ज़्यादा है, इतनी आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होगी। रिसोर्स एक्सेस की मैंने आपको चाइना की मिसाल दी कि अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रहा है ताकि रॉ मटेरियल्स, ख़ास तौर पे जो मादनियात हैं, जो बड़े एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, अफगानिस्तान के अंदर वो करने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको एक्सेस मिलती रहे रिसोर्सेज की तरफ। अब ये उसके नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है क्योंकि वो उसकी अपनी एक सिक्योरिटी के साथ उसको लिंक करता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अगेन फिर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के साथ। फिर इंटरनेशनल रेपुटेशन आ जाती है, फिर ग्लोबल पोजीशनिंग भी आपकी एक नेशनल इंटरेस्ट के उसके अंदर एक शामिल होती है। उसकी वजह यह है, और ये ग्लोबल पोजीशनिंग से मुराद आपकी ज्योग्राफिकल पोजीशन भी किसी हद तक है, लेकिन असल पोजीशन ये है कि आपने इसके अंदर अपनी एक आप कह लें कि हायरार्की जो बनती है ऑफ नेशंस, तो पावर एक हायरार्की बनेगी या एक आप कह लें कि एक खास इमेज आपका दुनिया में बनेगा, तो उसको मेंटेन करने की नेशंस कोशिश करती हैं। तो अमेरिका कोशिश करेगा तो एज कि वो एक मोस्ट पावरफुल नेशन के तौर पे रहे। चाइना उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। यूके कोशिश करेगा कि दुनिया के अंदर उसका अपने एक इन्फ्लुएंस रहे। हिस्टोरिकली उनका इन्फ्लुएंस रहा है पिछले 400-500 साल में, तो अभी भी उसको वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से वो मेंटेन करें। कॉमनवेल्थ को उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके जरिए से वो इस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसमें वो डिप्लोमेसी को प्रमोट करते हैं, एड देते हैं, ग्लोबल अफेयर्स के साथ अपनी अपनी प्रोमिनेंस रखते हैं। चाइना अभी ये कोशिश कर रहा है कि उसको वो ग्लोबल जो उसकी एक प्लेस है वो उसको उसका किरदार तस्लीम किया जाए दुनिया के अंदर, क्योंकि वो एक पावरफुल नेशन है। तो यूरोपियन अफेयर्स के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, या जो एक डिफरेंट एक डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेसेस हैं, तो उसके अंदर चाइना ये चाहता है कि उसको भी दुनिया के अंदर ज्यादा अहमियत दी जाए। फिर नेशनल इंटरेस्ट का रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स, क्या आपके थ्रेट्स कौन से हैं, उसके भी ऑब्वियसली आपकी आ जाएगी। फिर ह्यूमन सिक्योरिटी, जो अब एक ट्रेडिशनल नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी, लेकिन जो अभी की बात है तो उसके अंदर 21st सेंचुरी का हमने पढ़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन सिक्योरिटी भी मैटर करती है कि आपने अपनी स्टेट के अंदर इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी को किस तरह से इन्हेंस करना है। और यहाँ पे एक ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब स्टेट्स समझती हैं, और उसकी वजह सिर्फ इसमें एथिकल कंसिडरेशंस नहीं है। जितना आपका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, इतनी ही आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ज़्यादा होंगी, इतनी आपकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आपकी ये पावर के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी आपकी जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है ये चीज़। सॉवरेनिटी क्या है? आपकी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और सुप्रीम यानी सबसे ऊपर और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इट्स ओन टेरिटरी। एक स्टेट को आप उसकी गवर्नमेंट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। उसकी जो उसकी एक हक है लॉ बनाने का और उनको इन्फोर्स करने का, वो सॉवरेनिटी के अंदर आ जाती है। और साथ में एक जो उस स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो सॉवरेनिटी के अंदर आ जाती है। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, या ये कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट इमर्ज कहाँ से किया? ये वेस्टफेलियन सिस्टम के जो एक 1648 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई 30 इयर्स वॉर के बाद, तो उसके अंदर इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिंसिपल के जो स्टेट्स हैं वो सॉवरेन हैं, वो अपने जो उनका टेरिटरी है उसके अंदर वो दायरा इख्तियार उनका अपना होगा, उनकी गवर्नमेंट अपनी होगी, उनके डिसीजंस अपने होंगे, उनके लॉज अपने होंगे, और एक स्टेट दूसरी स्टेट के जो मैटर्स हैं उसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। इस वजह क्या थी इस ट्रीटी की? जब 30 इयर्स वॉर हुई तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स ने कोशिश की कि दूसरी स्टेट्स के अंदर, और उसकी वजह
प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक डिवाइड थी दुनिया के अंदर। और बाय द वे ये जो नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये भी यहीं से एक इमर्ज किया कि फ्रांस जो था वो खुद तो ये था प्रोटेस्टेंट था, लेकिन इसने अगेंस्ट स्पेन आई बिलीव इसने कैथोलिक स्टेट का ऑस्ट्रिया का साथ दिया था जो कि कैथोलिक थी। तो उसका जो बेसिस थी उन्होंने कहा रेज़ों देता का एक प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि रीजन ऑफ स्टेट नेशनल इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि हमने उनको, ऑल्दो कि हमारी जो रिलीजन है वो मैच नहीं करता, लेकिन हमने उनको फिर भी सपोर्ट करना है। तो ये वेस्टफेलियन सिस्टम के बाद फिर ये चीज़ें इमर्ज हुई कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के मैटर्स के अंदर इसको इंटरफेयर नहीं करेगी। और फिर जब 1815 में कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, जब इसको नेपोलियनिक वॉर्स के बाद जब दोबारा 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना हुई तो उसके अंदर दोबारा इस प्रिंसिपल को एक तरह से रीइंफोर्स किया गया। उसकी रीज़न क्या थी कि नेपोलियन में जब फ्रांस में 1789 में जब रेवोल्यूशन आया तो एक ये कॉन्सेप्ट इमर्ज किया कि अब इस रेवोल्यूशन को हमने स्प्रेड करना है। 1776 में यूएस के अंदर एक रेवोल्यूशन आया जिसके बाद डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म इमर्ज किया। तो 1789 में जब फ्रांस के अंदर भी रेवोल्यूशन आया तो एक इस रेवोल्यूशन को स्प्रेड करने की एक बात हुई। और जब नेपोलियन एम्परर बना तो इसी वजह से उसने डिफरेंट मुल्कों को इन्वेड किया कि इस चीज़ को स्प्रेड किया जा सके। तो जब उसके नेपोलियन को डिफीट हुई 1815 में तो फिर दोबारा इन मुल्कों ने ये एक दोबारा इस चीज़ को रिइंफोर्स किया कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इसके अंदर क्या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, लीगल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल में अब समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप इन चीज़ों को खुद कर सकते हैं। ये भी याद करने वाली चीज़ है, आपने इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स याद करनी है और उनके बाद आप एक एक एग्जांपल अगर आप बीच में कोड कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा। और थोड़ा थोड़ा आपने इसके अंदर लिखते जाना है। जो अब आज के जो ज़्यादा हमारा एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज के ज़रिए से हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो वॉर का कॉन्सेप्ट है कि वॉर क्या है, उसकी डेफिनेशंस डिफरेंट क्या है, क्या वॉर की कोई डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये डेफिनेशंस आपने खुद देख लेनी है। सिविल वॉर फॉर एग्जांपल है तो वो एक स्टेट के अंदर जब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एक दूसरे के साथ स्टेट के अंदर सुप्रीमेसी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए एक लड़ाई कर रहे होते हैं तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। कन्वेंशनल वॉर फिर क्या होती है, मिलिट्री वेपन्स के थ्रू जब आपकी एक आर्मी दूसरी आर्मी के साथ एक वॉर लड़ रही होती है, जंग लड़ रही होती है, तो उसको कन्वेंशनल कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर शामिल नहीं होती। कन्वेंशनल वेपन्स के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स शामिल नहीं होते, कन्वेंशनल वॉर के अंदर न्यूक्लियर वॉर शामिल नहीं होते। ब्लिट्सक्रीग एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है, ये इमर्ज की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन्स ने इन्वेड किया फ्रांस को, या शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेल्जियम के थ्रू जब इन्होंने इन्वेड किया तो पॉलिसी ये थी कि बहुत ज़्यादा एक स्पीड के साथ जो है वो इन्वेजन की गई ताकि एक ओवरवेलम किया जाए एनिमी फोर्सेस को। तो इसको ब्लिट्सक्रीग कहा जाता है। टोटल वॉर में आपकी पूरी की पूरी नेशन की रिसोर्सेज शामिल होती हैं। इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी नेशन को ड्राफ्ट किया जाता है। कोई भी किसी भी जो नौजवान 18 साल से ऊपर होते हैं उनको शामिल किया जाता है फौज के अंदर। तमाम वसाइल को पूरी की पूरी जो कौम है वो उसके अंदर शामिल होती है। और एक वॉर जो है उसका जो एंड होता है वो ये होता है कि अगले दुश्मन को आपने उसकी ख़त्म करना है, उसको सरेंडर करवाना है, और वो भी अनकंडीशनल कि आपने ओवरवेलम करके एक दूसरे दुश्मन को तबाह करना है। हेजेमोनिक वॉर क्या होगी कि आप एक डोमिनेंस कायम करने के लिए आप जो वॉर होगी तो उसको हेजेमोनिक कहेंगे। गुरिल्ला वॉर ये एक छोटी वॉर होती है, अनऑर्गेनाइज्ड आप इसको कह सकते हैं कि क्या होती है कि कुछ जत्थे मिलके एक जो है वो अनकन्वेंशनली अटैक करते हैं, छुप जाते हैं, अटैक करते हैं, छुप जाते हैं, तो इसको गुरिल्ला वॉर ज़्यादा कहा जाता है। इसके अंदर जो पूरी आर्मी है उसको ज़्यादा उसको डिप्लॉय नहीं किया जाता, बल्कि एक ख़ास इसमें बहुत ज़्यादा जो एग्जांपल है वो वियतनाम वॉर की इसमें है। फिर उसके बाद गुरिल्ला वॉर जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर एक बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया गया। इसमें ये भी डेफिनेशंस हैं। इसमें आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप फिर अगले लेक्चर में मेरे से पूछ सकते हैं, या भी आप क्वेश्चंस जब इसको पढ़ेंगे तो फिर दोबारा मेरे से पूछ लीजिएगा। नेगेटिव पीस क्या होता है कि आपके जो एक पीस तो एस्टैब्लिश हो गया है लेकिन कंडीशंस जो अभी भी मौजूद हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हल नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अगर एक जंग हुई
और उसके बाद एक जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन कश्मीर का डिस्प्यूट जो अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से दोबारा जंग का ख़तरा अभी भी मौजूद है। लेकिन जब पॉजिटिव पीस होता है तो उसका मतलब ये है कि एक मुकम्मल तौर पे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं और आपस में एक सुलह इस तरह की हो गई है कि अब वॉर का जो है वो चांसेस बहुत ही कम है या ना होने के बराबर है। इसके अंदर आप जर्मनी और फ्रांस की मिसाल ले सकते हैं कि जर्मनी और फ्रांस ने बहुत ज़्यादा आपस में जंगी लड़ी हैं, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो उनके अंदर कोई डिस्प्यूट बाकी नहीं है सच, और उनके आपस के बॉर्डर्स भी ओपन है और एक ट्रेड और इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। वॉर के बारे में एक प्रूशियन मिलिट्री थ्योरिस्ट थे। प्रूशियन जो जर्मनी है उसको प्रूशिया कहा जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी खास तौर पे 1870 के बाद उसको प्रूशिया, उस एरिया को प्रूशिया कहा जाता था, तो कंट्री को भी प्रूशिया कहा जाता है। तो उसके जो एक मिलिट्री थ्योरिस्ट थे कॉर वॉन क्लॉजेविट्स, उन्होंने कहा था कि वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, कि ये वो कोई नई चीज़ नहीं है वॉर, ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसके अंदर अपने टूल्स हैं, अपने इसके अंदर स्ट्रेटजीज हैं। जिस तरह से आप डोमिनेंस के लिए पॉलिटिकली आप कोशिश कर रहे होते हो डिप्लोमेसी के जरिए से, इकोनॉमी के जरिए से, इसी तरह से आप वॉर भी आपकी वही डोमिनेंस का हासिल करने का एक जरिया है, और ये पॉलिटिक्स का ये एक टूल है, आप इसको कह सकते हैं। और ये तमाम कल्चर्स के अंदर, तमाम सोसाइटीज़ के अंदर मौजूद रही है, और इसको आप हिस्ट्री के अंदर हमेशा इसको आप देखेंगे और आगे भी इसका हमेशा वॉर रहेगी। सो इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कभी शुरू हुई या कब ख़त्म हुई, इसकी हमेशा से हिस्ट्री रही है। जो क्वेश्चंस हैं कि वॉर होती क्या है, मसलन एक जंग हुई दो मुल्कों के दरमियान में और उसमें वेपन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, पूरा महीना एक आपस में हॉस्टिलिटीज़ रहीं लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, तो क्या आप उसको भी वॉर कहेंगे? या एक दो मुल्कों की आपस में जंग हुई और उसके अंदर बहुत थोड़े लोगों की डेथ हुई, जिस तरह अज़रबैजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसके अंदर जो ड्रोन्स ने बहुत एक क्रूशल रोल प्ले किया, तो उसमें कैजुअलिटीज इतनी नहीं हुई, लेकिन जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आर्मीनिया का, और वो इस पोजीशन में ना रहे कि अपने आप को डिफेंड कर सकें। तो अज़रबैजान को उन्होंने उनकी कंडीशंस पे जंग का खात्मा किया। फिर इसी तरह अगर दो पॉलिटिकल ग्रुप्स एक मुल्क के अंदर लड़ रहे हैं तो क्या उसको भी आप वॉर कहोगे या नहीं कहोगे? क्या दो आर्मीज अगर आपस में क्लैश करें तो वो वॉर होगी या नहीं होगी? तो ये इस तरह से कुछ जो है वो इसकी कंट्रोवर्सी आप इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कि इसकी जो डेफिनेशन है उसको ऐसा नहीं किया जा सका। जो इसकी डेफिनेशन मानी जाती है वो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, और इसको अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर एटलीस्ट 1000 डेथ्स हुई हों एक साल के अंदर अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगेन मैंने आपको बताया कि हो सकता है दो मुल्कों की आपस में जंग तो हो गई हो लेकिन उसमें कैजुअलिटीज ना हुई हो, तो क्या फिर आप उसको वॉर नहीं कहोगे? और स्केल कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे उसका मैग्नीट्यूड आप उसका डिसाइड करोगे? हो सकता है दो मुल्कों के दरमियान में उन्होंने वॉर डिक्लेयर की हुई हो लेकिन बड़े छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हो और बहुत थोड़ी सी डेथ्स हो रही हो, तो क्या फिर वो वॉर कहलाएगी या नहीं कहेगी? सो इसमें थोड़ा सा जो है वो, जिस तरह से ये फॉकलैंड वॉर हुई 1982 में बरतानिया और अर्जेंटीना के दरमियान में, तो उसको वॉर ही कहा जाता है, उसका नाम ही फॉकलैंड्स वॉर है, लेकिन उसके अंदर कैजुअलिटीज बहुत थोड़ी थी, इस तरह से नहीं थी। लेकिन उसमें जो ब्रिटेन है उसको फतह हुई और वो जो जजीरे थे फॉकलैंड्स वो उनके कंट्रोल में ही रहे, तो अर्जेंटीना को इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इसको भी वॉर कहा जाता है, ऑल्दो ये उस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती जो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है। फिर पीरियड यानी टाइम आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितना टाइम है? जैसे 6 डे वॉर की एक मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है 1967 में इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान में, तो ये सिर्फ 6 दिन की इसको जंग कहा जाता है, लेकिन इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ अरब कंट्रीज का, और इसराइल ने काफ़ी इसके अंदर जो है वो एक जो है वो हासिल किया एरिया। फिर 100 ईयर्स वॉर एक कहा जाता है कि 100 ईयर्स वॉर है वो, 100 ईयर्स पूरा 100 साल तो आपस में मुल्क तो नहीं लड़ते रहे, लेकिन ये इंग्लैंड और फ्रांस के साथ एक आपस में इनका एक कॉन्फ्लिक्ट था जो जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी जंगें चलती रहीं और उनका पीस जो है वो इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। अब इसी तरह वर्ल्ड वार 1 की बात करें और वर्ल्ड वार 2 की बात करें तो वो कोई एक कॉन्टीन्यूस जंगें तो नहीं थी, 4 साल एक जंग चली, 5 साल दूसरी, 6 साल चलती रही, तो उसके अंदर भी जो है वो छोटे छोटे एक बैटल्स थी जो डिफरेंट पार्ट्स में होती रही, लेकिन उसको भी जो है वॉर का एक नाम दिया जाता है। और फिर उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड वार 1 है और वर्ल्ड वार 2 है वो एक ही कॉन्फ्लिक्ट था, दरमियान में सिर्फ 20 साल का वो ट्रूस था, असल में वो कोई सुलह नहीं थी या वो कोई एब्सेंस ऑफ
हॉस्टिलिटीज या एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वो वॉर 1 और वॉर 2 को वो एक ही कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा समझते हैं हिस्टोरियंस। अब क्वेश्चन ये है कि जंग जो है वो होती क्यों है, उसकी रीज़न क्या है। उसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं जो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, और जो ये समझने वाली चीज़ है जो आपने इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जंग को डिफरेंट थ्योरिस्ट क्या कहते हैं उसके बारे में। तो क्लासिकल रियलिज्म की अगर आप बात करें, ख़ास तौर पे जो एक बुक लिखी थी केनेथ वॉल्स ने, केनेथ वॉल्स का आपने नाम ज़रूर पीछे पढ़ा होगा, जिन्होंने कौन सी उनकी 1979 में उनकी बुक आई थी पॉलिटिक्स के हवाले से। ये इंटरनेशनल बड़ी सिग्निफिकेंट बुक थी, मुझे याद नहीं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इनकी उससे पहले 1959 में इनकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट बुक थी रियलिज्म के अंदर, जिसका इन्होंने 3 इमेजेस पेश किए थे, 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन्होंने पेश किए थे, जिनको एक बड़ा एक्सेप्ट किया जाता है वॉर के जो रीजंस जब आप फाइंड करने की या उसके कॉजेस की तरफ जब बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि एक तो इसके अंदर ह्यूमन नेचर इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, दूसरा इसके अंदर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की अपनी शेप और फॉर्म कैसी है, स्टेट के अंदर स्टेट की प्रायोरिटीज क्या है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो उसके अंदर रोल प्ले करती है वॉर्स के अंदर। और तीसरा इमेज उन्होंने दिया सिस्टमिक प्रेशर्स का, यानी जो सिस्टम है वो अनार्किक है। ये उन्होंने अनार्की की बात 1959 में नहीं की थी, 1979 में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म की जब बुनियाद रखी, या जब उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले किया, तो उसके अंदर वो आ गए सिर्फ और सिर्फ सिस्टमिक फैक्टर्स के ऊपर। जो 1959 में उन्होंने बात की थी, उन्होंने 3 इमेजेस की बात की थी या 3 लेवल्स की बात की, एक ह्यूमन नेचर, दूसरी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स, और तीसरी सिस्टमिक जो प्रेशर्स हैं या सिस्टमिक फैक्टर्स हैं जो सिस्टम के अंदर हैं, जो स्ट्रक्चर है दुनिया का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। और इसके अंदर जो क्लासिकल रियलिज्म है उसमें सबसे ज़्यादा जो एम्फोसिस है वो ह्यूमन नेचर के ऊपर है, कि जो इंसान के अंदर का जो डर है, जो उसके ग्रीड है, जो उसकी अपनी एक इंटरनल पर्सनैलिटी है इंसान की, वो इस चीज़ को जन्म देती है जंगों को। ख़ास तौर पे रिसोर्सेज के लिए ग्रीड होता है, तो वॉर्स ऑफ प्लंडर जो हिस्टोरिकली होती थी कि एक मुल्क या एक कबीला दूसरे कबीले पे अटैक करता था ताकि उनकी रिसोर्सेज को छीन सके। अब रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती थी, ह्यूमन कैपिटल भी उसमें अंदर आ जाता था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ जाती थी, उनका जो बाकी मटेरियल रिसोर्सेज थी उन पे भी कब्जा किया जाता था। तो सबसे ज़्यादा मेन कॉमन जो हिस्टोरिकल रीज़न थी वो यही थी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा करता था ताकि उसकी रिसोर्सेज के ऊपर प्लंडर कर सके, उसको हासिल कर सके, एक्वायर कर सके। और इसकी जो रीज़न है, क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं कि ये इंसान की नेचर के अंदर शामिल है। ये तो इंसान जो है वो बाय नेचर ये ग्रीडी और फियरफुल एक एनिमल है, तो वो इस वजह से वो इन्फ्लुएंस उसकी वजह से होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। सो तुसिडीड्स उसके अंदर जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर है क्लासिकल रियलिज्म के हवाले से, उनकी हिस्ट्री के हवाले से बात की जाती है। रियलिज्म जो है वो अपना जो लिंक है वो तुसिडीड्स के साथ लगाता है, और उन्होंने कहा था द लस्ट फॉर पावर अराइजिंग फ्रॉम ग्रीड एंड एम्बिशन। जो इंसान की ताकत हासिल करने के लिए उसकी जो एक लस्ट है, एक उसका जो लालच है, जो उसकी एक ख्वाहिश है उसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में और वॉर को शुरू करने में। द लस्ट फॉर पावर अराइजिंग फ्रॉम ग्रीड एंड एम्बिशन। और जो एक दूसरी उनकी किसी जगह पे उन्होंने फियर को भी एक फैक्टर लिखा है कि एक फियर फैक्टर होता है, एक इंसान दूसरे से डर रहा होता है कि कहीं ये मेरे ऊपर ताकत ना हासिल कर ले, मेरे ऊपर गलबा ना हासिल कर ले, इससे पहले कि वो मेरे ऊपर गलबा हासिल करे मैं उसके ऊपर गलबा हासिल कर लेता हूँ। तो ये एक फियर का फैक्टर भी इसके अंदर आ जाता है। अब इसकी जो साइंटिफिक अगेन ये जो रियलिज्म है ये अपने आप को पॉजिटिविस्ट थ्योरी कहता है कि यानी ये बैलेंस ये करता है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच डेवलप करने की बात करता है। तो एविडेंस इसका कहाँ से आता है? एक तो चार्ल्स डार्विन का जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आता है कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक टर्म है जो दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो कि एक बायोलॉजिस्ट भी थे और सोशियोलॉजिस्ट भी थे। सोशियोलॉजी के अंदर हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा जाता है, तो उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की। और ये जो कॉन्सेप्ट था फिर ये सोशल डार्विनिज्म की इसका नाम इसको दिया गया, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको नाम दिया सोशल डार्विनिज्म का, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे पावरफुल है वही फिट रहेगा, वही जो है वो सर्वाइव कर सकेगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर करनी है और कोशिश करनी है कि दूसरों को आप
कम से कम पावर एक्वायर करने दो, अगर वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करो कि उनको वहीं पे ख़त्म कर दो। इसके अंदर एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स का भी एक रोल है। वो कहते हैं कि एग्रेशन जो है वो इंसान की एक बायोलॉजिकल ट्रेट है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ये एग्रेशन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से चैनल होता है, डिफरेंट इसके आउटलेट्स होते हैं जो इंसान जो है वो उसके अंदर, चाहे वो जंग हो, चाहे वो ग्लोरी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हों, चाहे वो एथनिक डोमिनेंस को यानी करने की बात हो, ये एक जो इंसान की अपने ही एक बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, ये इंसान की हार्ड वायर है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। सो इसके जो एक आपके साइकोलॉजिकली और एक बायोलॉजिकल इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं जिसके साथ लिंक किया जाता है ह्यूमन नेचर को वॉर्स के साथ। उसके बाद क्लासिकल रियलिज्म का जो एक जो है वो यहाँ पे जो इनके ऊपर एक आप कह लें कि क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म वो ये होता है कि देखिए आप ठीक है, हमने ये एग्जम्पशंस आपकी मान ली और कई जगह पे बिल्कुल ऐसा होता भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इन चीज़ों को एक बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते। मसलन आप इग्नोर नहीं कर सकते नर्चर को। मैंने शायद आपको कहा था कि आपने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट को थोड़ा सा देखना है कि ये क्या कहती है, नेचर आपकी क्या कहती है। नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट ये है कि आपकी जो इंसान की नेचर है वही डिसाइड कर देती है कि आपने कैसा किस तरह से आपने बिहेव करना है। जो नर्चर के प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं नहीं, इंसान की नेचर ऐसे नहीं होती। इंसान जब पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक प्लेट के लेके पैदा होता है, उसके पास एक ब्रेन होता है जिसके ऊपर फिर जैसे उसको बताया जाएगा, जैसी उसको एनवायरनमेंट शेप करेगी वो ऐसा ही बन जाएगा। सो नेचर की जो अहमियत है वो रियलिस्ट उसको तो कहते हैं, लेकिन नर्चर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जी आपकी एनवायरनमेंट तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करती। तो ये एक प्रॉब्लम है इस थ्योरी के अंदर कि आपने एक इंसान की जो ट्रेड्स को बता दिया। दूसरी बात यह है कि इंसान के अच्छे ट्रेड्स भी तो होते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि आपकी एग्रेशन ही सिर्फ ट्रेट हो। बहुत सारे जो इंसान के नेचुरली अकरिंग ऐसे ट्रेट्स हैं जो बिल्कुल कंपैशन के ऊपर मबनी हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल्फिशनेस की बात कर रहे हो, लेकिन आप अल्ट्रुइज्म की बात तो नहीं कर रहे कि इंसान सेल्फलेस काम भी तो करता है। वो उसको कौन सिखा देता है? अगर बात सिर्फ नेचर की है तो फिर क्या ये सारे के सारे इंसान ही ऐसे होते हैं? अगर सारे ऐसे नहीं होते तो फिर तो वॉर्स नहीं होने चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये कुछ इसके ऊपर एतराज़ात हैं रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म के ऊपर। जब दूसरा रियलिज्म का फिनोमेना हम देखते हैं तो वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म का फिनोमेना है। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म ये कहता है कि ये वॉर जो है ये इंसान की नेचर की पैदावार नहीं है, ये उसका जो स्टेट्स जिस सिस्टम के अंदर ऑपरेट करती हैं ये उसका सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है। एक अनार्की है, कोई एक नाइट वॉचमैन नहीं है, कोई आपको ऊपर कंट्रोल करने वाली पावर नहीं है, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है जो कंट्रोल कर सके इस सिस्टम को। तो क्योंकि अनार्की है तो फिर एक सेल्फ हेल्प की तरफ स्टेट्स जाती हैं, वो कोशिश करती हैं कि अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, और जहाँ पे भी उनको थ्रेट लगता है तो उसकी वजह से फिर वो दूसरों के ऊपर चढ़ाई भी कर देती हैं। उसमें फिर रिसोर्सेज भी उनको चाहिए होती हैं तो उसको भी वो हासिल करने की कोशिश करती हैं, मिलिट्री पावर की तरफ भी जाती हैं। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं रियलिज्म को। तो वॉर्स के हवाले से जब खास तौर पे जो ऑफेंसिव रियलिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट्स चाहे जैसी मर्जी हो, उनकी जो मर्जी स्ट्रक्चर हो गवर्नमेंट का, चाहे जो मर्जी इकोनॉमी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे अथॉरिटेरियन हो, उनका एक ही मकसद होता है, उन्होंने अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना होता है। तो पावर मैक्सिमाइज करने के लिए उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम करती हैं जिसके अंदर वॉर्स भी शामिल है, जिसके ऊपर जो दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक भी शामिल है, दूसरे मुल्कों की रिसोर्सेज को कैप्चर करना भी शामिल है। तो उसकी वजह से फिर वॉर बढ़ जाती है, एक सिक्योरिटी डायलेमा की सिचुएशन क्रिएट होती है और वॉर बढ़ जाती है। यानी एक मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा एक पावर हासिल करने की कोशिश जब करता है तो दूसरे मुल्क उसको अपने लिए थ्रेट के तौर पे परसीव करता है और वो अपनी तरफ से पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान में फिर एक खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइकलीहुड ऑफ वॉर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बिकॉज बिटवीन दोज टू कंट्रीज और अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स। और वो ये उसका हल क्या बताते हैं, वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर अगर आप मेंटेन करें तो वॉर को कम किया जा सकता है। यानी एक वो रीज़न बता रहे हैं और साथ में उसका हल बता रहे हैं स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर से होगा क्या, यानी
रियलिज्म ये कहता है कि स्टेट्स बड़ी सियानी होती हैं, वो रैशनल एक्टर्स होते हैं, वो अकल की बेस पे फैसला करते हैं, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद फैसला करते हैं कि उनको नुकसान कितना होगा, फायदा कितना होगा। अगर आप बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करेंगे तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर चाहता भी है अपने किसी वजह से इंडिया के ऊपर अटैक करना, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन है, तो पाकिस्तान अपने कैलकुलस के अंदर जब उसको लेके आएगा तो पाकिस्तान कहेगा कि नहीं, हम अटैक कर लें तो हमें नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। दोनों मुल्कों को नुकसान होगा लेकिन हमें भी नुकसान है, और जो कुछ हमें इससे हमें फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर है, हमारी भी पावर उतनी है, उनकी भी उतनी है, तो हमने बिला वजह लड़ना है, हमें अपने मकासद हासिल नहीं होंगे। सो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर जब रैशनल स्टेट्स फैसला करती हैं तो बैलेंस ऑफ पावर वो सिचुएशन है जो इस चीज को वॉर को प्रिवेंट कर सकता है, और एक स्टेबिलिटी की जो है वो कैफियत को लेके आ सकता है। लिबरलिज्म क्या कहता है? लिबरलिज्म ये कहता है कि जो जंगें हैं वो पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ और सिस्टम, ये सिस्टम के ऊपर भी बिलीव करते हैं कि सिस्टम का जो एक उसकी जो एक साख्त है, जो उसकी एक शेप है, वो मजबूर करती है वॉर्स के होने में। लेकिन ये कहते हैं कि जो एक सिस्टम, जो डोमेस्टिक एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक स्टेट का जो डोमेस्टिक सिस्टम है, वो वॉर्स करने में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक डेमोक्रेसी है तो वो दूसरी डेमोक्रेसी के साथ जंग नहीं करेगी, उसके अंदर डोमेस्टिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, और क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो क्या लें कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, वो स्टेट्स के जो अंदर के एक्टर्स होते हैं, जो उनके जो पावरफुल एलीट्स होते हैं, वो लर्न करते हैं कि देखें जिस तरह से हम मुल्क के अंदर एक रूल बेस्ड ऑर्डर चला सकते हैं, जिस तरह मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म मींस के जरिए से अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, इसी तरह हम दूसरी स्टेट्स के साथ भी, तो यानी वो उनका एक रवैया बन जाता है, उनका एक बिहेवियर बन जाता है। सो आप डेमोक्रेसी को प्रमोट अगर करते हैं अपने मुल्की लेवल पे, तो वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे भी प्रमोट होते हैं, तो उसकी वजह से लाइकलीहुड ऑफ वॉर डिक्रीज होता है। अथॉरिटेरियन रेजीम्स या अथॉरिटेरियन स्टेट्स क्यों जंगें करती हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो अपना एक सिस्टम होता है वो मिलिट्रिज्म के ऊपर बेस्ड होता है, वो उस चीज को बहुत ज्यादा उसको एम्फसाइज करते हैं, उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा उनका एक आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, सिक्योरिटी स्टेट होगी तो उनका एक, उनके एम्बलम्स, उनकी जो आप सिक्योरिटी स्टेट्स को आप देख ही लें कि वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। नॉर्थ कोरिया के एग्जाम्पल लें तो हर वक्त मिसाइल्स, परेड्स, मिलिट्री अटायर और उन चीज़ों के ऊपर हर वक्त फोकस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे के ऊपर भी जब आप उसको एक देखते हैं तो फिर वो ट्रांसलेट होती है इंटरनेशनल वॉर्स के अंदर। फिर इसी तरह से जब आपने एक पावर का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मुल्क के अंदर, आपने रूल बेस्ड सिस्टम नहीं रखा हुआ, आपने ये रखा हुआ है कि जो स्ट्रांग है वो हुकूमत करेगा मुल्क के अंदर, तो आपका एक शेप हो जाती है कि एक साइकोलॉजी कह लें, ये साइकोलॉजी तो नहीं लेकिन आपके जो एटीट्यूड्स हैं वो शेप होते हैं। तो वो आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर एक पावर का एक खास आ जाता है, उसको एक्वायर करने का, उसको मेंटेन करने का, और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा आपकी जहन में या आपके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके अंदर आ जाती है। तो वो फिर एक ग्लोरिफिकेशन हो जाती है पावर की, और एक जो आपका एक उसके अंदर एक मिलिट्रिज्म का एक खास शोविनिस्टिक बिहेवियर आपका बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है, जिसकी वजह से फिर आप मसाइल के हल को समझते यही हो कि मसाइल हल करने का तरीका यही है कि आप जो है वो एग्रेशन के ज़रिए से और पावर के मटीरियल कैपेसिटी के ज़रिए से आप हल करो। सो ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स और अथॉरिटेरियन स्टेट्स का एक डिफरेंस है। साथ ही लिबरलिज्म जो है वो ये भी कहता है कि जो एक जो अनार्की है वो मौजूद तो है, लेकिन उसको जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से और सुपर नेशनल बॉडीज़ के ज़रिए से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो इंटरनेशनल अनार्की को वो कहते हैं कि एक रीज़न ऑफ वॉर है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और सुपर नेशनल बॉडीज़ के ज़रिए से। फिर जो थर्ड इनका एक आर्गूमेंट है, अगेन वो फिर आपने लिबरलिज्म को अगर पढ़ा है तो ये तीनों चीज़ें आपको अभी इस वक्त ज़हन में आ जानी चाहिए कि फर्स्ट क्या है आपका डेमोक्रेसी या आपका जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और थर्ड क्या है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी तो वॉर नहीं होगी। वॉर होती क्यों है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से, औतार्की की वजह से। औतार्की का मतलब होता है कि जब स्टेट्स ये कहती हैं कि नहीं, हमने तो किसी के साथ
ट्रेड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसकी बेस्ट एग्जांपल अगेन नॉर्थ कोरिया है, जो अपने आप को उसको आप एक औतार्किक स्टेट कहेंगे, जो किसी के साथ कोशिश ही नहीं करते इंटरडिपेंडेंस की, किसी के साथ ट्रेड करने की। तो उनको आप हमेशा से मिलिट्रिज्म के साथ ही फोकस करते हुए नजर आते हैं। वो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट नहीं करते हैं। और उसका फिर अगेन हल क्या बताते हैं? फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक जो फैक्टर्स हैं, ये रोल प्ले करते हैं आपके जो वॉर्स हैं उसके अंदर। जो आपका एक इमेज है, जो आपका एक अगेन अपने मुल्क की एग्जांपल अगर आप लेंगे तो उसके जो आइडियाज़ हैं वो किस तरफ आपको नज़र आते हैं। आपको एक बड़ा एक जज्बे की बात होती है, मुल्क को डिफेंड करने की बात होती है, एक आर्मी की तरफ एक रुझान होता है। तो ये एक ख़ास, आप कह लें कि ये एक ख़ास एक स्टाइल है डिफरेंट स्टेट्स का, जो इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, जो अपनी एक आइडियोलॉजी को इस तरीके से मेंटेन करती हैं। और इसके अंदर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल एक ख़ास कॉन्सेप्ट, और ये सोशल डार्विनिज्म की यहाँ पे दोबारा बात आई कि स्टेट्स का जो एक ख़ास कल्चर बन जाएगा, उसकी वजह से वॉर्स होंगी। उसके अगेंस्ट स्टेट्स का अगर कल्चर पीसफुल है तो उसमें फिर वॉर्स नहीं होंगी। एक जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी आइडियोलॉजीज़ हैं, उनकी वजह से वॉर्स होंगी। अगर वो आइडियाज़ पॉजिटिविटी की तरफ हैं तो वॉर्स नहीं होंगी, अगर वो आइडियाज़ नेगेटिविटी की तरफ हैं तो फिर वॉर्स होंगी। सोशल डार्विनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप हिटलर को थोड़ा सा देखें तो जो हिटलर के ज़माने में एक यूजेनिक्स की एक प्रैक्टिस होती थी, तो हिटलर का क्या कॉन्सेप्ट था? हिटलर ये कहता था कि जो आर्यन रेस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी फिट है दुनिया को रूल करने के लिए, लेकिन ये जो जिप्सीज हैं, जो ब्लैक्स हैं, जो ज्यूज हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनको आप दुनिया का निज़ाम चलाने की बात करें। सो सोशल डार्विनिज्म के बारे में वो ये कहता था कि वी आर द फिटेस्ट एथनिसिटी या एथनिक ग्रुप, तो हमें ही ये जो है ना, हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और जो बाकी ये जो है स्लेविक्स जो है, वो रशिया के साथ भी, उसका पोलैंड को उसने इन्वेड किया था, उसकी भी एक ये रीज़न थी। वो स्लेविक्स को भी, जो नेशन थी, उनको भी लो दर्जे का समझता था। तो ये सोशल डार्विनिज्म की एक थिंकिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुई। फिर कोल्ड वॉर के अंदर क्या था? एक फियर था। फियर क्या है? एक नॉन मटेरियलिस्टिक फैक्टर है। इसको जो है वो रियलिज्म भी फियर की बात करता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म इसको नॉन मटेरियल और आइडियाज़ के बारे में बात करता है कि ये जो एक आइडिया या आप आइडियोलॉजिकल वॉर कहेंगे इसको, कोल्ड वॉर को, जो एक ख़ास आइडिया था डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, उसकी वजह से अगेंस्ट कम्युनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ। तो ये दो आइडियाज़ की डिवाइड थी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि यहाँ पे भी फिर वार का ख़तरा बढ़ गया। तो जब आइडियाज़ एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होंगे, तो वॉर्स का ख़तरा कम होगा। जब आइडियाज़ आपस में क्लैश कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पे वॉर्स का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। ये आर्यंस रेस की यहाँ पे दोबारा इसने बात कर दी। यहाँ पे एक फैशिज्म को खैर हम पढ़ेंगे, नीचे का उसके अंदर एक रोल था, तो वो भी सोशल डार्विनिज्म का, हिटलर के अपने कुछ बिलीफ्स थे। फिर क्रिटिकल थ्योरी भी इसके अंदर एक रोल अपना प्ले करती है। क्रिटिकल थ्योरी के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं? एक मार्क्सिज्म उसके अंदर आ जाता है, फेमिनिज्म भी उसके अंदर आ जाता है, और पोस्ट मॉडर्निज्म भी उसके अंदर आ जाता है। तो मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि जो वॉर है ये इंटरनेशनल डायनेमिक्स हैं, किस किस कैपिटलिस्ट सिस्टम के। एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई क्यों करता है? मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि जब एक मुल्क के अंदर इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उस मुल्क को फिर नई मार्केट्स तलाश करने की ज़रूरत पड़ती है। कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म इसी तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रिटेन ने क्यों कॉलोनाइज किया दूसरे मुल्कों को। उसकी वजह ये थी कि उनकी जो अपनी इकॉनमी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्री थी, जो बिजनेस था, उसको नुकसान हो रहा था। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम नई मार्केट्स को तलाश करते हैं जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को हम बेच सकें। सो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये इनहेरेंट
कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिज्म का कि ये एक स्टेज पे आके इस जगह पे पहुंच जाता है कि आपको नई मार्केट्स तलाश करनी ही करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपको दूसरे मुल्कों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या आ जाती है, रॉ मटेरियल्स, कि आपको चीप लेबर की ज़रूरत पड़ती है, आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट जो आपके एलीट्स होते हैं वो मजबूर करते हैं स्टेट को, और स्टेट को वो समझते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट एलीट है ये उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। स्टेट को वो एज एन एक्टर नहीं समझते, वो जो कैपिटलिस्ट एलीट है जो उसको वो समझते हैं कि ये एक इन बुर्जुआजी, जो एक वर्ड मार्क्सिज्म ने यूज किया कि ये जो बुर्जुआजी है ये पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और जब इनका दिल चाहता है ये जंगें कर लेते हैं, जब इनका दिल चाहता है ये पीस की तरफ चले जाते हैं। तो ये स्टेट जो है ये बुर्जुआजी का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से ये कैपिटलिस्ट क्लास अपना इन्फ्लुएंस या अपना प्लंडर करने के लिए ये दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर वन को वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं ये कॉलोनियल गेन्स को जो है वो एक्सपेंड करने की बात थी, यानी कॉलोनीज थी फ्रांस के पास भी, ब्रिटेन के पास भी, लेकिन जर्मनी के पास नहीं थी। तो जर्मनी ने कोशिश की कि उसके पास भी वो भी कॉलोनीज को एक्सपेंड कर सके, अपनी कॉलोनीज को एक्वायर कर सके। तो जो उसकी वजह से फिर एक जंग की फिजा पैदा हुई। तो मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि ये जंग यूरोप की वजह से नहीं हुई थी, ये जंग कॉलोनीज को एक्सपेंड करने की वजह से हुई थी। जो आपकी जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर कॉलोनीज थी उसके ऊपर ये जंग असल में हुई थी, और उसकी रीजन क्या थी, आपका कैपिटलिस्ट क्लास का इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और फिर ये क्या उसका सोल्यूशन आपको ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं सोशलिज्म अगर आप ले आए तो पीस आपके पास हर तरफ आ जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि फिर आपका ये कैपिटलिस्ट क्लास खत्म हो जाएगी, आपकी बुर्जुआजी खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह से दूसरे मुल्कों को इन्वेड करने की। हालांकि जो सोशलिज्म है वो खुद एक एक्सपेंशनिस्ट, उसके अंदर अपनी एक टेंडेंसी है। जब जैसे सोशलिज्म जब रशिया के अंदर जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया लेनिनिज्म के जरिए से, तो उसको एक्सपेंड किया गया, रशियन सोवियत यूनियन बनाएगी, डिफरेंट मुल्कों के ऊपर अटैक्स करके उसको एक कम्युनिज्म के अंडर लेके आया गया। लेकिन बहरहाल ये जो है वो कैपिटलिज्म के ऊपर बहरहाल ये क्रिटिसाइज करते हैं। फिर आपने नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा, ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं अनार्किक ट्रेडिशन के अंदर, ये मार्क्सिस्ट नहीं है, ये अनार्किक इनकी जो अनार्किस्ट ट्रेडिशन के अंदर इनको लिया जाता है। ये क्या कहते हैं कि ये जो वॉर्स हैं ये असल में हेजेमोनिक वॉर्स हैं, ये अमेरिका की वॉर्स हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अमेरिका लड़ाई कर रहा है, और इसके अंदर वो हर तरीका यूज करता है, प्रोपेगेंडा यूज करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूज करता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को करता है, वो अपने जो ये हेजेमनी है इसको एक्सपेंड करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आइडियोलॉजिकल हो, किसी भी तरह से ये जो हेजेमनी है इसको क्रिएट और इसको एक्सपेंड करने के लिए जो है ये वॉर्स की जाती हैं। फेमिनिस्ट क्या कहती हैं, फेमिनिस्ट एक जेंडर पर्सपेक्टिव देती हैं, वो कहती हैं कि ये जो मर्दाना एक ट्रेट्स हैं इसके अंदर एग्रेशन मौजूद है, और अगर आप इन चीज़ों को कम करें, एक जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की अप्रोच अगर आप इसको कम करें, तो फिर जो है आप पीस लेके आ सकते हैं। खास तौर पे जो डिफरेंस फेमिनिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि मर्दों और औरतों के आपस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके जो उनका जो कह रहे हैं बिहेवियर है, उनकी साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है। तो मर्दों की जो ये ख़ास सलाहियतें हैं इनको एक ख़ास एग्रेशन की तरफ, कंपटीशन की तरफ लेके जाया जाता है। तो उसका हल वो क्या कहते हैं कि आप फेमिनिस्ट ट्रेड्स को प्रमोट करें, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज़्यादा औरतों की नुमाइंदगी को इंश्योर करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब आप औरतों को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो फिर वो जो है जंग का खतरा कम हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्रिटिक क्या कर सकते हैं, फॉकलैंड्स वॉर जब हुई थी, मैंने आपको पीछे 1984 का बताया, तो उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी वो मार्गरेट थैचर थी। तो मार्गरेट थैचर एक जाहिर औरत थी, लेकिन उन्होंने भी इस जंग को शुरू किया। तो यहाँ पे रियलिस्ट ये कहेंगे कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो पावर किसके पास है, मर्द के पास है या औरत के पास है या मजहबी बंदे के पास है या सेकुलर बंदे के पास है, जैसी मर्जी भी होगी, आपका जो एक स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि जंगें होनी ही होनी है। और फाइनली इसके अंदर जो एक इंटरनल एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं
कि मुल्क के अंदर के कुछ हालात इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से जंगें की जाती हैं। इसका एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल पीछे जब पाकिस्तान और इंडिया का ये पीछे जो अटैक हुआ था पुलवामा अटैक्स के बाद, तो उसका कुछ जो एनालिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं इंडिया के अंदर, तो उसको इलेक्शंस की जो एक फ़िज़ा है उसको हाइप अप करने के लिए इंडिया ने ये एक अटैक्स को ज़्यादा एक तरह से किया है और ये ख़ास बनाया गया है, माहौल बनाया गया है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक़्त के, उन्होंने भी अपनी स्पीच के अंदर इस चीज़ का हवाला दिया था कि ये असल में जो बात है ये सारी वही है कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसकी 2 बड़ी प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल दुनिया के अंदर, एक फॉकलैंड जो आइलैंड था उसको जो अटैक था वो मार्gaरेट थैचर की एक कहा जाता है कि उनको डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा एक फेलियर का सामना था, तो उन्होंने उसको तवज्जो हटाने के लिए वो की थी। और दूसरी इसके अंदर ये वैग द डॉग एक मूवी भी है हॉलीवुड की। वैग द डॉग की जो टर्म है वो यूज़ की जाती है जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का एक अफेयर एक स्कैंडल आया था मोनिका लेविंस्की के साथ 1998 के अंदर 97 के अंदर, तो उन्होंने फिर जो है वो एक कोसोवो के अंदर इंटरवेंशन स्टार्ट की थ्रू नेटो। तो उसके बारे में भी काफ़ी एनालिस्ट ये कहते हैं कि उन्होंने ये तवज्जो हटाने के लिए कोशिश की थी। तो इसको वैग द डॉग के एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है और एक रैली राउंड द फ्लैग की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की जाती है कि जब आप एक जंग के इर्द-गिर्द आप सब पूरी नेशन को इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो एक तवज्जो होती है वो बिल्कुल आपकी तरफ आ जाती है। वो किसी दूसरी जो अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर हैं या अगर आपके ऊपर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो वो फिर उसकी तरफ से तवज्जो हट जाती है। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है वॉर की। और शायद एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी है, ग्राहम एलिसन ने शायद वो दिया था कि उसके एक उनकी कोट थी कि वेयर यू स्टैंड डिपेंड्स ऑन वेयर यू सिट, कि आपका जो इंस्टीट्यूशन पावरफुल होगा मुल्क के अंदर उसका भी एक रोल होगा। अगर आपके मुल्क के अंदर मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो फिर आपका जो है वो एग्रेशन की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। तो ये भी एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। फर्दर आप इसके अंदर ये 2 एंट्री हेवुड का जहाँ पे चैप्टर बड़ा अच्छा था वॉर एंड पीस का, वहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल नहीं भी की, तो वो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ लें। और किगले में से चैप्टर 7 में से मैंने किया था ये नोट्स बनाए हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें बड़ी अच्छी दी हुई थी। तो टेररिज्म के हवाले से बड़ी अच्छी उसके अंदर लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म की बड़ी अच्छी एक कंपैरिजन दिया हुआ है, वो आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। टेररिज्म का क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको उसका एक अच्छा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो ये 2 चैप्टर्स अगर आप डिटेल में, ये इनमें से एक चैप्टर आप किसी एक बुक का पढ़ना चाहें तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। जी क्वेश्चंस आपको मैं अनम्यूट कर दूं। जी सर, जो आपने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, तो ये आपने पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं, उसका सोर्स बता दें। ये सोर्स तो मेरे जहन में नहीं है, मैंने अपनी स्टडी के दौरान ही ये शायद किसी का कोई रिसर्च पेपर था, लेकिन ये ऑफिशियल तो नहीं है ये। कोई शायद ये कुदवाई साहब थे, ये मैं आपको सोर्स फिर मैं गूगल से सर्च करके आपको बता दूंगा, लेकिन ये आपको मिल जाएगा किसी अच्छे थिंक टैंक की किसी अच्छे डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा। ये ऑथेंटिक सोर्स से मैंने लिया था। और सर, जो आप 21वीं सेंचुरी में सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है उसमें जो पॉइंट्स इवॉल्व करते हैं तो नए नए पॉइंट इंक्लूड होते हैं, तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका भी कुछ बता दें। आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं आप, ये तो आपको कह लें कि जितना ज़्यादा आपका नॉलेज है दुनिया के बारे में कि इस वक्त किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर, मैंने शामिल नहीं किया, आप इसके अंदर लाजमी शामिल कीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। रिसेंटली पास्ट मंथ में एक यूनाइटेड नेशंस ने एक डेलिब्रेशन रखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मतलब एक चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है जिसको एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक डेलिब्रेशंस रख रही है। तो इस तरीके से फिर आपको ये इन चीज़ों को आप ऐड करेंगे, आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे किन चीज़ों के बारे में डिस्कशंस हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के जो सालाना इजलास होता है उसके एजेंडा देख लें, उसका एजेंडा क्या है, या उसके ऊपर किन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। नॉर्मली वो जो वहाँ पे बातचीत हुई होती है वो वही इश्यूज होते हैं जो इस वक्त सिक्योरिटी के होते हैं, तो आप इस तरह से चीज़ों को ऐड किए जा सकते हैं उसमें। बाकी आपकी स्टडी है।
और सर जो आपने वेस्टफेलियन सिस्टम बताया इसमें हर बार डिस्कशन 30 इयर्स वॉर की होती है, तो इसमें 80 इयर्स वॉर का भी जिक्र है, तो उसका कुछ नहीं? 80 इयर्स वॉर का जिक्र भी है, लेकिन आप उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। 30 इयर्स वॉर का ये है कि उस वक्त एक बहुत ज़्यादा क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे पिछले 30 इयर्स में, तो उसके बाद फिर एक रिजल्ट उसका निकला। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों एग्जांपल्स कर सकते हैं उसमें। 30 इयर्स वॉर मैंने ज़्यादा देखी है ज़्यादातर एग्जांपल्स के अंदर। और सर आपने मार्क्सिक्स जो थ्योरी है इसमें वर्ल्ड और वार वन के बारे में जो थ्योरी बताई कि वो भी कॉलोनाइजेशन करना चाहते थे, इसलिए ने तो ये आपने थ्योरी कहाँ से वो ये रिकमेंड की है, ये तो बुक 2 चैप्टर इधर से ली है? नहीं, ये मार्क्सिज्म मेरे ख्याल में ये हेवुड की बुक में शायद है, मार्क्सिज्म और पॉलिटिकल थ्योरी में। ये हेवुड में है या कीगले, इन दोनों में से शायद किसी एक में मैंने ली है। हाँ, मेरे ख्याल में इन दोनों में से किसी एक में से ली है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर क्वेश्चन आ जाता है सिक्योरिटी पे ना, तो इसमें कितने से मैक्सिमम पॉइंट लिखने चाहिए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। हाँ, मैक्सिमम देखें जो भी जी, कितने पॉइंट्स होने चाहिए उस एक क्वेश्चन में लिखते वक्त? देखें आपने एक क्वेश्चन को नहीं देखना होता। आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर के अंदर, और पहले से ही आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने एक क्वेश्चन को 35 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना है। 35 मिनट्स के अंदर आपका क्वेश्चन जितना सॉल्व हो चुका हुआ है, आपने उसके बाद उसको एक्सीड नहीं करना, अगर आपको बाकी 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो। इन केस अगर आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर आप किसी एक या आप फिर टाइम उसका जो टाइम है वो दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि आप किसी एक क्वेश्चन के ऊपर 50 मिनट लगा के उसके अंदर आप 40 पॉइंट लिखाएं, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आपका हो उसके अंदर आपको सिर्फ 15 मिनट्स एंड पे मिलें। तो आपने एक टाइम बना लें, 35 मिनट्स के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके अंदर आपके पास जो राइटिंग स्पीड है उसकी जितनी भी स्पीड है, आपने इतना फोकस नहीं करना इस चीज़ पे। पर्सनली मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिखा पेपर्स के अंदर। लोग कहते हैं कि आपके 8 पेजेस होने चाहिए, मेरे पेजेस 5 से ज़्यादा नहीं होते थे नॉर्मली, मैक्सिमम 6 से ऊपर मेरा कोई क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में मैंने शामिल नहीं किया। तो आपने फोकस ये करना है कि आपकी अपनी राइटिंग स्पीड कितनी अच्छी है। तो 4 पूरे क्वेश्चन आपने सॉल्व करके आने हैं, और उसके हिसाब से अगर आपके 10 पॉइंट आपके उस वक्त लिखे जाते हैं, याद आप 15 कर लें, 20 पॉइंट याद कर लें। जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप 20 में से कितने लिख सकते हैं 35 मिनट के अंदर। तो ये थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस के साथ अपने आप को थोड़ा सा उसके अंदर करना है, यानी लेके आना है उसके अंदर। और सर ये आपके सोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं जो पे आपने नोट्स बनाए हुए हैं? ये मैंने इन पे जी मैंने आपको मैसेज किया था शाम के टाइम, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और ना स्टडी भी करता हूँ साथ ही साथ। ठीक है। तो अभी ये पेपर देने 24 वाले, तो सही है। फिर आपसे मैं फोन पे रब्ता कर लूँ बाद में इस क्लास के? ये जो 2 मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ये दो बुक्स हैं आपको शॉर्ट में सेंड कर दूंगा। तो सर आपके स्लाइड्स जो हैं वो भी इन्हीं बुक्स से बनी हुई हैं, और नॉर्मली ये स्लाइड्स इनफ हैं। लेकिन ये है कि आपको जितना आप स्टडी कर सकते हैं, हर स्टूडेंट का एक अपना स्टेमिना होता है ना, या अपनी एक उसकी स्टाइल होता है स्टडी करने का। तो मैं ये कभी भी नहीं कहता कि आपके लिए ये नोट्स इनफ हैं। आपको हमेशा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। जहाँ तक बात है नोट्स की, तो ये नॉर्मली एक टॉपिक को बड़े अच्छी तरीके से कवर करते हैं, और जो चीज़ें फिर आप एडिशनल मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंसेस दे दिए। बुक्स मैं नॉर्मली यही 2 यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न बुक्स हैं, करंट बुक्स हैं, ये इस वक्त के काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। और नोट्स जो हैं वो मेरे ड्राइव के फोल्डर में होते हैं, वो मैंने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए हैं। वो मैं सबको नहीं देता, लेक्चर्स मैंने फ्री रखे हुए हैं। ठीक है सर। बुक्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके सर, मैसेज कर दूंगा मैं आपसे। जी जी। पेजेस अबरार आपने पूछा, मैंने आपका आंसर दे दिया कि कितने लिखने हैं। मैंने 5 से 6 से ज़्यादा नहीं लिखे। फ्लो चार्ट्स वगैरह अगर आप लगता है आपको रेलेवेंट लिखते हैं, तो फिर आप लेंथ बढ़ाने के लिए ये बीच में शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी हेडिंग्स पावरफुल हों, आपका कंटेंट अच्छा हो, आपने बड़ा डीपली स्टडी किया हुआ हो, एग्जांपल्स आपकी अच्छी हों, तो फिर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है लेंथ के ऊपर। 5-6 पेजेस बहुत होते हैं, उस वक्त इतने ही लिखे जाते हैं। वो जो लोग बड़ी बड़ी हेडिंग्स दे के बीच बीच में स्पेसेस दे के लिखने की कोशिश करते हैं, वो एग्जामिनर बहुत सयाने होते हैं, वो बच्चे नहीं होते, उनको समझ आ जाती है।
हाँ, फ्लो चार्ट्स वगैरह उसके साथ वो 8 तक चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने लाज़मी फ्लो चार्ट्स ऐड करके और उसका लेंथ बढ़ानी है। हेडिंग्स के बारे में आपने पूछा, तो हेडिंग्स आपने एक तो कोशिश करें कि आपके कीवर्ड्स हेडिंग के अंदर आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिबरलिज़्म के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपकी हेडिंग्स के अंदर इंटरडिपेंडेंस का वर्ड उसके अंदर शामिल होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलिज़्म का उसके अंदर शामिल हो, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की आप उसके अंदर हेडिंग दे दें। तो आपके कीवर्ड्स अच्छे-अच्छे वर्ड्स जो उस थ्योरी के पेट वर्ड्स हैं, जो उसको डिसाइड उसकी जार्गन के रिलेटेड हैं, वो आप हेडिंग्स दें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसको ये कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से क्लियर है और उसने याद भी अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो हेडिंग्स आपकी बड़ी क्लियर हों, एग्जामिनर उसको जब देखे तो उसको अगर वो नीचे नहीं भी पढ़ता आपकी उसकी डिटेल्स, तो उसको पता चल जाए कि इसने ये थ्योरी याद की हुई है, इसको थ्योरी के बारे में पता है। ठीक है सर। जी, अच्छा शफीकुल्लाह, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा इसका। कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन अभी भी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, सर ये क्या टर्म, ये क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी? माइक्रो इकोनॉमिक वैसे तो ये डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपकी दो किस्म की पॉलिसीज होती हैं जो स्टेट बनाती हैं। एक मैक्रो इकोनॉमिक होती है जो आपकी जिसमें बजट आ गया, या आपकी जो मोटी मोटी स्ट्रेटजिक होती है जो आपका बनाएगा, स्टेट बैंक उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। और जो माइक्रो इकोनॉमिक होती हैं वो छोटे लेवल की पॉलिसीज होती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। सर इसमें नेशनल मैक्रो सिक्योरिटी भी रिलेटेड होती है, नेशनल सिक्योरिटी हाँ, का? जी उसमें एक इशू जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, अभी आपको आईएमएफ बहुत ज़्यादा डिक्टेट करती है। आईएमएफ का सारा फोकस जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर होता है। तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि नेशनल सॉवरेनिटी का ये एक प्रॉब्लम है कि आपको एक जो आउटसाइडर इदारा है वो आपको डिक्टेट कर रहा है कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके से करनी है। खास तौर पे इसके अंदर स्टेबिलिटी आपकी आ जाती है और इसके अंदर टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं, बजट की आपके जो रेवेन्यू है कलेक्शन, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं आईएमएफ के, इसको आप देख लीजिएगा, एसएपीज। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक आपकी जो है ना उस चीज़ को फोकस करते हैं। तो इस हिसाब से आप, जाहिर है आपकी इकोनॉमी स्टेबल है तो आपकी सिक्योरिटी भी है। अगर आपकी इकोनॉमी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है इस वक्त अगर, तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट आ गया ना वो, तो ये इकोनॉमी के साथ इसको फिर आप लिंक करेंगे। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन। जी जी सर जो हमारा ये फॉरेन पॉलिसी है, ये सर बेसिकली हमारा ये नेशनल इंटरेस्ट को ही देखते हैं ना, कि नहीं? आप क्या कहते हैं सर? ऑब्वियसली देखें, आप एक होता है ना, आप किसी एक खास पार्टी के साथ अगर आपकी एफिलिएशन है तो आप दूसरी पार्टी को आप उस पर कह सकते हैं, उसको इल्ज़ाम लगा सकते हैं या कि वो इस तरह से नहीं कर रहे। एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेट के ऊपर लोग बैठे होते हैं ना, वो बड़े काबिल लोग होते हैं और वो बड़े तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के ही फैसला करते हैं। अवाम को चाहे समझ आए या ना आए, वो ऊपर बैठे हैं ना, जाहिर है उनका अपना सर्वाइवल स्टेट्स के साथ लिंक्ड है ना। चाहे वो जिस तरह का भी उनके मफादात हो सकते हैं कि वो आपको अनएथिकल भी लग रहे हों, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे होते हैं वो स्टेट के सर्वाइवल, स्टेट के इंटरेस्ट को देख के ही फैसला करते हैं। उसमें वो और उनकी कोई और कैलकुलस नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। एग्जैक्टली सर। लाइक सर जो मुशर्रफ थे, मतलब उन्होंने जो किए थे, मतलब उसको जो फर्स्ट पॉइंट था वो कहते बस पाकिस्तान, बस जितने पाकिस्तान का फ़ायदा हो, बेशक बाकी कुछ भी हो जाए। हाँ, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान को उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था। तो ये जाहिर है उस वक्त एक ज़रूरत थी, एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत थी। तो बहरहाल वो भी एक नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड डिसीजन था। अगर आप उसको रेफरेंस देखें ना, पाकिस्तान ने साथ दिया अमेरिका का अगेंस्ट रजीम इन अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। आप सुपर पावर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, चाहे अवाम उसको जैसे मर्जी परसीव करें उस डिसीजन को। एट द एंड ऑफ द डे वो जो रियलिस्ट थॉट के साथ आप उसको जब देखेंगे, या आप जो भी आप उसको देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से देखेंगे, तो इट वाज अ करेक्ट डिसीजन कि आपके पास और चॉइस नहीं होती। तो जो आपके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के ही फैसला कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सर। एक इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं, आपने नाम लिया ना जिस तरह से, तो आपने नाम नहीं इस्तेमाल करने। जब आपने पेपर्स दे रहे हैं, आप सीएसएस के पेपर्स में आपने किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी
अनलेस कि वो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर एक ख़ास बात हो, तो उसको भी आप एक प्रॉपर डेजिग्नेशन के साथ, प्रॉपर एक जो एटिकेट्स हैं उनके साथ आप उसको मेंशन करोगे। अदरवाइज़ रूल ऑफ थंब ये है कि आप किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेते और ना ही आप क्रिटिसाइज़ करते हो कि एक ख़ास इंडिविजुअल को या एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को, इस तरीके से आप या ख़ास इंस्टीट्यूशन को आप डायरेक्टली ना क्रिटिसाइज़ करते हो और ना ही आप उनका डायरेक्टली नाम लेते हो। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। जी। और सर एमसीक्यूज पे किस तरह से हो काम? एमसीक्यूज का बेस्ट तरीका तो ये है कि आप साथ-साथ उनको प्रिपेयर करें। आप जो टॉपिक कर रहे हैं, आप उसके जो हाइलाइट करें, जो भी उसके आप डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, नाम हैं, लीडर्स हैं। नॉर्मली ये 4-5 चीज़ें होती हैं। आप एमसीक्यूज देखेंगे, किसी भी आप बुक उठा लें या पास्ट पेपर्स के आप उठा के देख लें, तो आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि एक एमसीक्यूज में क्या-क्या चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं। तो आप उनको अपने जो आप नोट्स बना रहे हैं या आप कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ ही कोशिश करें कि उसको आप कवर करें। एक तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट होगा, दूसरा आपके पास अच्छी एग्ज़ाम्पल्स आएँगी जो आप आपके जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर भी आप मेंशन कर सकेंगे। डेट्स बड़ी मैटर करती हैं, नाम, इवेंट्स, एग्ज़ाम्पल्स ये बड़ी मैटर करती हैं। तो फिर इस तरह से आपके ये एमसीक्यूज़ बेहतर प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर जब आप एंड पे आप रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर आप कोई इल्मी वगैरह की किताब ले लें और टॉपिक वाइज़ आप फिर उसको एक्सटेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको साथ-साथ लाज़मी एमसीक्यूज़ को भी प्रिपेयर करने की कोशिश करें। सर कॉमनवेल्थ का बता दें, कॉमनवेल्थ क्या सिस्टम क्या है? कॉमनवेल्थ आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, एक जनरल सा क्वेश्चन है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो वाइंड अप करते हैं कि कोई रेलेवेंट इस टॉपिक से हवाले से अगर है, तो वो मुझे पूछ लें। सर एक जी सर, जी, एक बस सर एक सजेशन सर आपसे लेना चाह रहे थे। जी। सर अभी तक जो आपने पढ़ाया बहुत अच्छा समराइज़ किया और काफ़ी जो है ना अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को कोरिलेट करने की जो है ना वो एक मतलब कि पता चल गया कैसे कोरिलेट करनी है। सर ठीक है। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ना एप्लीकेशन करते हुए थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सर अगर हम एक पे 5 या 10 मिनट रख लें या पिछले और उसमें पिछले किसी साल का कोई इस टॉपिक से जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है, इससे कोई रेलेवेंट क्वेश्चन अगर आप उसकी आउटलाइन हमें उसके बारे में थोड़ा बता दिया करें। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप मुझे ना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तो वो मुझे सेंड करें, वो मैं आपको इवैल्यूएट करके और फिर किसी सेशन में फिर हम उसको डिस्कस कर लें। वो आप 4-5 स्टूडेंट्स अगर वो करते हैं, तो फिर मुझे एक आइडिया हो जाएगा। मैं एक सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन, तो आप उसको चाहे सिर्फ हेडिंग्स की तरह कर लें या उसके अंदर हेडिंग के बाद आप एक छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स आप उसके रेलेवेंट कोट करें, तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब ऐसे जनरली मैं बताऊँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं या आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं। तो बेहतर है कि आप वो जो है ना एक इवैल्यूएशन वाली चीज़ की तरफ आप उसको लेके आएँ। जी सर, ये बेहतर रहेगा अगर आप हमें क्वेश्चन दे दें और हम उसको अटेम्प्ट करके आपको जो है ना वो आपसे इवैल्यूएट करवा लिया करेंगे। वो हाँ, हफ्ते में 2 या 3 क्वेश्चन हम कर लिया करेंगे। हाँ, वो इस आप तरह से इवैल्यूएशन के लिए मैं टॉपिक दे दूँ। ग्रुप में ही भेज दें, ग्रुप में ही भेज दिया करें सर कोई जो है ना क्वेश्चन। और सर चलें उसका दूसरी चीज़ मैंने जी, ये पूछनी थी सर कि मैं पिछला एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन देख रहा था, उसमें उसने पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म के कन्वर्जेंसेस और डाइवर्जेंसेस के बारे में जो है ना वो काफ़ी डिटेल में पूछा हुआ था। तो सर सही हमने है। इन लेक्चर में तो उसे डिटेल में नहीं देखा, तो सर इसका क्या नहीं। तरीकाकार हो सकता है? उसका बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है, बिल्कुल आसान सी ये चीज़ है। आप पॉज़िटिविज़्म की कौन-कौन सी थ्योरीज़ हैं? वो पॉजिटिविज़्म तो बेसिकली बिहेवियरल अप्रोच को देखता है, उसमें एम्पिरिकल जो हाँ, है वो देखता है, अब एम्पिरिकल मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता देखता है, मैं आपको क्वांटिटेटिव बताता हूँ एनालिसिस करता है। मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी लिबरलिज़्म और जो रियलिज़्म है ना, ये पॉज़िटिविस्ट अप्रोच की थ्योरीज़ हैं और जो आपका कंस्ट्रक्टिविज़्म और जो पोस्ट मॉडर्निज़्म है और फेमिनिज़्म ये पोस्ट पॉज़िटिविज़्म की थ्योरीज़ हैं। तो जब आप पॉज़िटिविज़्म का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर पोस्ट पॉज़िटिविज़्म क्या है, उन अप्रोच का आपको पता होना चाहिए और फिर आपको थ्योरीज़ का पता होना चाहिए कि कौन-सी थ्योरीज़ हैं जो पॉज़िटिविज़्म में फ़ॉल करती हैं और कौन-सी जो है पोस्ट पॉज़िटिविज़्म में फ़ॉल करती हैं। आप उन थ्योरीज़ को उसके अंदर इंसर्ट करोगे क्वेश्चन के अंदर और आपका एक बड़ा अच्छा-सा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा इसके अंदर। अभी आप देख लेना कि जो सर्च कर लेना कि पॉज़िटिविज़्म के अंडर थ्योरीज़ कौन-सी आती हैं, आपको पता चल जाएगा ये 2 जो थ्योरीज़ हैं ये पॉज़िटिविज़्म के अंडर आती हैं और मार्क्सिज़्म, फेमिनिज़्म, पोस्ट मॉडर्निज़्म और कंस्ट्रक्टिविज़्म ये पोस्ट पॉज़िटिविज़्म या आप इसको एंटी पॉज़िटिविज़्म तो नहीं कहेंगे। ये मेथोडोलॉजी के हाँ, एंटी पॉज़िटिविज़्म भी बल्कि इसको कहेंगे। तो ये एंटी पॉज़िटिविज़्म की थ्योरीज़ हैं। तो इसका और गूगल सर
सर जी जी जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो सर वो एक जो साइंटिफिक अप्रोच जिसके अंडर दो उसके पोर्शंस आते हैं, बिहेवियरल और सिस्टम्स अप्रोच। तो सर हम पहले अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे, फिर उसके अंदर बिल्कुल आने वाली उसके अंदर जो आ रही हैं थेरीज आ रही हैं, जैसे क्लासिकल में जो है ना वो या ट्रेडिशनलिज्म में रियलिज्म और लिबरलिज्म आ जाता है, और बिहेवियरलिज्म और सिस्टम्स अप्रोच में नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म आ जाता है। पहले हम अप्रोच बिल्कुल को डिस्कस करेंगे सर, फिर हम उसके नीचे जो है वो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, ऐसे ही करेंगे जी। बिल, बिल्कुल इसी तरह से। ये नहीं है कि ये तरीका हो सकता है ना, मैंने आपको बताया कि आपको एक एक ऐसा टॉपिक दिया गया है जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि आपके पास नॉलेज इनफ नहीं है, यानी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म आपने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, आपको थ्योरीज का पता हो कि कौन कौन सी पॉजिटिविज्म में फॉल करती हैं, कौन कौन सी पोस्ट पॉजिटिविज्म में फॉल करती हैं। तो पहले आप उस जो मेन आपको वर्ड्स कीवर्ड्स पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, पहले आप उसके ऊपर जितना लिख सकते हैं आप उसके ऊपर लिख लें, और उसके बाद फिर आप इन थ्योरीज के ऊपर आ जाएं, इनको यानी डिस्क्राइब करना शुरू कर दें, तो आपका रेलेवेंट काफ़ी एक अच्छा मवाद बन जाएगा। अगर आपके पास पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म बिहेवियरलिज्म के अगर आपके पास बहुत अच्छा मवाद मौजूद है तो आप उसको इंसर्ट कर देंगे। पोस्ट पॉजिटिविज्म अगर आपने कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है या आपने पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप उसको उसमें इंसर्ट करेंगे। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखनी है कि कौन सी है। तो अगर आपको सिर्फ यही पता है कि यानी ये पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंडर थ्योरीज कौन सी आती हैं, और आपको बाकी सिर्फ ऊपर जो कीवर्ड्स हैं उनका सिर्फ डेफिनेशन पता है, तो फिर आप इधर ज्यादा फोकस कर लें। तो इस तरीके से आप इसको एक हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चन। और सर पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में डाइवर्जेंसेस तो काफ़ी हैं, जैसे एक वो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे चलता है, और दूसरा जो है ना वो दूसरा कहता है कि कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, टोटल बायसनेस है, और आप कोई एक चीज़ जो है ना वो या कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी लॉ को आप जो है ना वो स्पेसिफिकली बिल्डअप नहीं कर सकते। तो सर इसमें कोई कन्वर्जेंस भी है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में? अभी जो ऑन द टॉप ऑफ माय हेड एक कन्वर्जेंस आप कंस्ट्रक्टिविज्म में से ढूंढ सकते हैं कि मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म क्योंकि दोनों तरफ की बात करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि अनार्की हो भी सकती है और अनार्की नहीं भी हो सकती। तो मे बी आप ये इसको एक कन्वर्जेंस बना सकते हैं रियलिज्म के साथ। अदरवाइज पोस्ट पॉजिटिविज्म के साथ कन्वर्जेंस इस तरह जहन में नहीं आ रही, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। सर क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ था कि डाइवर्जेंसेस बताएं और अगर और कन्वर्जेंसेस भी बताएं अगर कोई है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था ये, क्योंकि उसने हाँ, ये स्पेसिफिक है अगर आपको लगता है कि कन्वर्जेंस है तो वो बताएं। अगर आपके पास कन्वर्जेंस नहीं है तो आप मतलब आप जाहिर है फिर आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करना है ना। तो आपको नहीं समझ आ रही कि इसमें डाइवर्जेंस आप क्या बताएं। नॉर्मली कई दफ़ा ऐसा भी होता है जब आप क्वेश्चन में वो जो मवाद आप लिख लेते हैं तो आपको फिर एक समझ भी आ जाती है कि अच्छा इन दोनों चीज़ों में तो ये एक चीज़ कॉमन आ रही है। लेट्स से नहीं आ रही, आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको डाइवर्जेंसेस का बहुत ज़्यादा पता है और नॉर्मली इसके अंदर हैं भी डाइवर्जेंसेस ही। तो फिर आप उसको ज़्यादा डाइवर्जेंसेस पे लेके जाएं, रेलेवेंट लिखें, तो वो भी एक आपका एक प्रॉपर आंसर बन जाता है। देखिए जो आपका एग्जामिनर के पास जो आपका आंसर जाता है ना वो बड़ा मैटर करता है आपका कि आपने उसको हैंडल किस तरीके से किया है। ऑब्वियसली आप पूरा पेपर आपको नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, आप इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं। तो फिर आप जो क्वेश्चन हैंडलिंग है वो आपकी बड़ी मैटर करेगी। उसको आपने ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के आ जाएं, कहीं ना कहीं से लिंक करें। कोई चीज़ जो आपने सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ी हुई है वो आप उसके अंदर उठा के लेके आ जाएं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उठा के ले जाएं, डोमेस्टिक चीज़ों, कहीं ना कहीं से आप उसको एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिख के जरूर आए, रेलेवेंट हो एक्यूरेट हो, लिख के जरूर आए। जी सर, बहुत शुक्रिया। और सर काइंडली क्वेश्चन एक शेयर कीजिएगा सर अटेम्प्ट करने के लिए ग्रुप मैं में। कर देता हूँ, मैं कर दूंगा जी। और कोई पेपर अटेम्प्टिंग और क्वेश्चन हेडलाइन, एक सेशन मैंने यूएस हिस्ट्री का भी मैंने अभी सेशन कंक्लूड किया है, उसमें भी मैंने रखना है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स वगैरह पे। तो वो मुझे अभी उसका कोई समझ नहीं आ रही कि फॉर्मेट में क्या रखूं, किस तरीके से उसको मैं आपको डिलीवर कर सकूं, कि किस तरीके से वो मैंने उसके पॉइंट्स किस तरह से बनाने हैं। तो वो थोड़ा मुझे उस पर टाइम इसलिए लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं रखूंगा एक ताकि आपको ना डिफरेंट हम क्वेश्चंस, आर्बिट्रेरी से क्वेश्चन हम लें रैंडम, और उसको हम कोशिश करें सॉल्व करने की, तो हमें पता चले कि किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं पेपर को। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह आपने क्वेश्चंस अगर आपके हैं भी सही माइंड में आते हैं तो नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे हम लोग। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
Recording stopped.